हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। यस नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो कैसे हैं आप सभी लोग? हाँ, इट इज थंडर स्टॉर्मिंग आउटसाइड। अरे बाप रे बाप, सारा अंग्रेजी यहीं गाड़ दिया है। ए, क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? जल्दी से एक बार थम्स अप करिए मेरे एंटरपेंटर्स। यस और नो? हाँ, आवाज आ रही है? अरे बोलिए। यस यस, हाँ मस्त आवाज आ रही है। वेरी गुड वेरी गुड। आ जाओ भाई। यस यस यस। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई। सारे आने जल्दी से आजिए क्लास में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरा नाम है राजवन सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुना जेई बैच में। आज हमें करना है मोशन इन अ प्लेन का लेक्चर नंबर 3, जो है हमारे पास वेक्टर्स के ऊपर। यस, हाँ, आप सभी लोगों को वो बैच मिल गया है, ठीक है। ऑल दो पहले मिल गया है क्योंकि प्रयास वालों को दे रहा था, मैंने सोचा साथ ही में तुम लोगों को भी चिपका दूं, ठीक है। अदरवाइज फिर से अप्रूवल लो सबका, सारे बच्चों को उसमें ऐड करो, ये सब वो सब। हाँ, तो आपको बैच मिल गया है, हाँ या ना? अरे बोलिए। देखा ही नहीं है। ओहो, आप बैचेस में जाएंगे, माय बैचेस, ठीक है। माय बैचेस में एक ऊपर होता है एक पेड, इधर ऐसे ऊपर करके आएगा एक पेड, एक होगा फ्री। तो फ्री सेक्शन में आप जब जाएंगे, ठीक है, तो यहां पर आपका आरजे स्पेशल बैच होगा। वहां पर आप देखेंगे ऑल क्लासेस, ऑल क्लासेस में आपको इरोडोफ के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। उसमें अभी हम लोग और ऐड करते हुए चलेंगे, ठीक है। हाँ, मिल गया है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आप सभी लोगों को आज नहीं तो शाम तक सभी को मिल जाएगा, वैसे हो गया है, ठीक है। क्लियर? उसमें रोटेशन तक का ऑलमोस्ट मलबा आ चुका है, बाकी भी चीजें होंगी। एचसी वर्मा के भी कुछ अच्छे सवाल होंगे, सुपरनोवा के भी होंगे, वो धीरे धीरे ऑन टाइम चलेगा। क्लास के भी कुछ सवाल जो मैं मान लो बच्चे पढ़ाने नहीं दे रहे, सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, क्लास के भी कुछ ऐसे सवाल अभी प्रोजेक्टाइल के बाद मेरे को कुछ कराने हैं, ठीक है। तो अगर वो सवाल क्लास में नहीं हो पा रहे तो मैं वहां पर आराम से दे दूंगा। जो अच्छे बच्चे होंगे प्लीज आप वहां पर जाके आराम से शांति से, मैं मल्टीपल मेथड्स भी आपको सिखाऊंगा। क्लियर? यस, वेरी गुड। लव यू ऑल लव यू ऑल लव यू ऑल, ठीक है। तो चलिए बेटा, होमवर्क करके आए हो? हाँ, थैंक यू क्या कह रहे हो, ये तुम्हारा ही है, डिजर्व करते हो तुम लोग। पढ़ाई करो खुल के, हाँ खुल के पढ़ाई करियो, ठीक है। अगले साल जब आप लोग 12वीं खत्म कर रहे होगे तब तक आपको बहुत उसमें कंटेंट मैं डाल चुका हूं, ठीक है। हाँ, आराम से उसको खुल के पढ़िए। अब देखना जब आपकी 11th खत्म होगी, ये जनरली आप लोगों के लिए बेटर क्यों है, ठीक है। जब आपकी 11th क्लास एंड होगी, ठीक है, तो उसमें 10 15 20 दिन जो भी आपको मिले 12वीं क्लास स्टार्ट होने से पहले, बच्चे कहते हैं हम क्या करें, तो आप अपने नोट्स को रिवाइज करिएगा। और अगर आप लोगों ने नोट्स का रिवीजन पहले से ही कर रखा है तो समय होता है 11th के एंड में इन सारी चीजों को करने का। आप अभी से भी करिए, लेकिन इसका लोड मत लेना सर मैं कर नहीं पा रहा हूं। 11वीं जब आपकी खत्म होगी तो अप्रोक्सीमेटली फरवरी के आसपास खत्म हो जाएगी। 12th का जो स्टार्ट होता है वो अप्रैल में होता है। अब ये नहीं सर मैं पहले 12वीं स्टार्ट कर लूंगा ना, अब ये टाइम है ना, अच्छे से 11th के और अच्छे सवाल लगा। क्लियर? चलिए भाई, तो स्टार्ट किया जाए। आज हमें क्या क्या करना था? आज हमें करना है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स एंड वेक्टर्स एडिशन के बारे में। क्लियर? आइए भाई, हाँ चलो 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 स्टार्ट किया जाए। भाई एसी यार थोड़ा सा चला दे, थोड़ा सा, एक दो टेम्परेचर नीचे कर दो बस। आ जाओ भाई, होमवर्क डन। चलिए भैया जल्दी से बताइए, जरा देखा जाए। लदभेसर ही है क्या पूरे के पूरे? आओ भाई, इसमें अभी सारे चैप्टर जुड़ते चले जाएंगे भाई। देखो टाइम लगता है, मेहनत लगती है, क्लासेस का भी है, डीपीपी भी अलग से है, टेस्ट भी अलग से है, बहुत सारी चीजें लगती है, खुद के लिए टाइम भी निकालना मुश्किल हो जाता है। तो कर रहे हैं, धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं। लेकिन यस, आप सभी लोगों का जब आप लोगों का एडवांस का पेपर होगा उससे पहले इसमें वो सारी चीजें होंगी जिससे आपका सिलेक्शन में एक बहुत अच्छा इनपुट मिल सकता है आपको, ठीक है। बट हाँ, अब ये नहीं कि बस है तो अब नहीं करेंगे, आराम से अपना टाइम लीजिए, अच्छे सवाल लगाते चलिए वहां से, ठीक है। हाँ, नो की नो, अच्छा फॉल्स। आर ऑल पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर? क्या जितने भी पैरेलल वेक्टर होते हैं वो क्या सारे के सारे इक्वल होते हैं? नहीं, नो। ये समझो, ये दोनों पैरेलल हैं लेकिन ये इक्वल नहीं है। ये दोनों पैरेलल हैं
और ये इक्वल भी है। तो क्या सारे के सारे हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स इक्वल वेक्टर होते हैं? नो। ठीक है, मे बी आंसर रहेगा तो भी सही है। क्लियर? अगर देखा जाए 10 न्यूटन और 2 न्यूटन, बेटा दोनों की डायरेक्शन सेम है तो पैरेलल है, मैग्नीट्यूड से तो कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी पैरेलल है। और 4 न्यूटन और 4 न्यूटन ये दोनों भी पैरेलल है। वेरी गुड। हाँ, ग्रीन टी दे दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। दूसरा, आर ऑल इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर? सेकंड वाले का नंबर कर देते हैं जिससे पता लगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ज्यादा हाई लेवल अंग्रेजी बोलनी हो ना, पूरी मत बोला करो, देखना। हाँ, हे ब्रदर, आखिरी का आर खा गया, ब्रदर नहीं बोल रहा, ब्रदर। यो, यस यस का एस हटा के यो कर दियो। हाँ, मुझे लग रहा है वो हरियाणा से चुरा के लेके गए होंगे। और क्या कह रहे हो? हाँ, इसका आंसर क्या है? आर ऑल इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर? अगर कोई भी इक्वल वेक्टर हुआ तो मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, ऑब्वियस सी बात है, तो ये तो पैरेलल होंगे ही होंगे। यस, हाँ, यस। अच्छा, हाँ, ब्रो भी कर दिया, ब्रदर दर खाई गया, दर दर ठोकरे खा रहा है और ब्रदर को ब्रो बोल रहा है। यही है भैया। आर ऑल नेगेटिव वेक्टर एंटी पैरेलल? नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते थे? नेगेटिव वेक्टर्स हमारे पास होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो। ये आपका नेगेटिव वेक्टर है, लेंथ दोनों का सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट। आर ऑल नेगेटिव वेक्टर एंटी पैरेलल? यस, बिल्कुल क्लियर। फोर्थ का, आर ऑल एंटी पैरेलल वेक्टर नेगेटिव वेक्टर्स? क्या सारे के सारे एंटी पैरेलल वेक्टर नेगेटिव होते हैं? ये एंटी पैरेलल है, ये भी एंटी पैरेलल है, ये दोनों ही एंटी पैरेलल है, लेकिन ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव नहीं है। तो क्या इन्होंने बोला आर ऑल एंटी पैरेलल वेक्टर नेगेटिव वेक्टर्स? नो। क्लियर, वेरी गुड। टू कोइनिशियल वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर? दो कोइनिशियल वेक्टर हमेशा एक प्लेन में होते हैं। इसमें बच्चे ठाए ठाए फिस हो जाते हैं। दो कोइनिशियल वेक्टर, यार कोइनिशियल वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम, हाँ, वो हमेशा एक प्लेन में लाई करेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं नो, टू कोइनिशियल आर ऑलवेज कोप्लेनर। यस। अबे कैसी बात कर रहे हो तुम? दो पेंसिल को ऐसे कनेक्ट कर लो तो सर ये तो प्लेन में आए नहीं। अबे एक इसके, ये इन दोनों का एक प्लेन आ जाएगा। सर मैं पेंसिल यहां रखूं तो ये प्लेन आ जाएगा, सर मैं पेंसिल यहां रखूं तो ये प्लेन आ जाएगा, पेंसिल यहां रखूं तो ये प्लेन आ जाएगा। ये हमेशा दो कोइनिशियल वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर। दो तो हमेशा ही कोप्लेनर होते हैं भाई। क्या बात कर रहा है? थ्री कोइनिशियल वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर? नो। अगर तीन कोइनिशियल वेक्टर हुए तो ये कोप्लेनर नहीं होंगे। ठीक है, इन्होंने कहा ऑलवेज, क्या हमेशा है? नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो कि मेरे पास एक ऐसा प्लेन है, ठीक है, एक एरो ये रहा, एक एरो ये रहा, और एक एरो इस प्लेन से बाहर ये रहा। ध्यान समझो, ये तीनों ही कोइनिशियल है। क्या ये कोप्लेनर है? रेड और रेड, ध्यान सुनना, रेड इन दोनों प्लेन में आ गए, एक इधर है एक इधर है, ये तो कोप्लेनर हो गए। लेकिन जो तीसरा वेक्टर है वो तो बाहर आ गया। क्या ये तीनों कोप्लेनर थे? नो। क्लियर सारे बच्चे? यस। हाँ, अगला है हाउ मेनी यूनिट वेक्टर्स आर देयर? वेरी गुड, इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर, इनफाइनाइट डायरेक्शंस हैं। हाउ मेनी रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स आर देयर? 3। यस। चलो भैया, हमारा अंटर पंटर इतना तो पढ़ ही लिया है। रेजोल्यूशन किस किसने समझ लिया था लास्ट क्लास में? आज बहुत सारी चीजें करनी है, बहुत सारे सवाल लगाने हैं, ध्यान से सुनना है। और आज की क्लास बहुत लॉजिकल होने वाली है। पिछली क्लास में कुछ बच्चे कहते हैं सर लेवल और ऊपर करना है, करेंगे, समय आने दो। ठीक है, जल्दी से मेरे को ये बताइए, रेजोल्यूशन मतलब क्या होता था? लास्ट क्लास में बताया भी था। सर हम तो उस समय बकैती कर रहे थे, हमको याद नहीं। पढ़ा था? हाँ, अच्छी बात है। रेजोल्यूशन मतलब ब्रेकिंग ऑफ वेक्टर। ध्यान सुनना, ब्रेकिंग ऑफ वेक्टर। दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है,
पैसे एक्स्ट्रा दोबारा कभी कोई नहीं दे रहा, एक बार दिया पूरे साल भर स्ट्रा लगा के खून पी गया। ब्रेकिंग अ वेक्टर अलोंग इनटू इट्स कंपोनेंट्स, इनटू इट्स कंपोनेंट्स, इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल, इनटू इट्स कंपोनेंट्स इज कॉल्ड हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। बेसिकली एक वेक्टर को तोड़ने को ही रेजोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। रेजोल्यूशन मतलब ही तोड़ना होता है, जैसे आप एक तारीख को लेते हैं, लास्ट क्लास में हम बताए थे। अब ध्यान से सुनना इसके स्टेप्स कैसे। यार आपको कोई भी वेक्टर की वैल्यू दी जाएगी और एंगल दिया जाएगा, कहीं से भी एंगल दिया जा सकता है, इसको ब्रेक करना है। सारे बच्चे जरा देखना, ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें पहले की बेसिक मैथ्स की याद होनी चाहिए भाई। अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ये अगर थीटा है तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है। देखो ये बहुत छोटी बात बोल रहा हूं, लेकिन कई बच्चे इसको इज्जत नहीं देते और फिर पूरी फिजिक्स में रोते रहते हैं। ये आपका 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज है, थीटा अगर यहां है तो बेस यहां होगा और थीटा के सामने परपेंडिकुलर यहां होगा। ध्यान सुनना, क्लियर। अगर मेरे पास 90 डिग्री ऐसे था तो हाइपोटेन्यूज ये है, अगर थीटा कोई ये लेगा तो बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा। क्लियर है क्या? हाँ या ना? वेरी गुड, वेरी गुड। आपको बस ये याद रखना है कि कॉस थीटा एक्चुअली में बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। मैं बता रहा हूं ये बहुत बड़ी दुखती नर्स है बच्चों की, आखिरी तक कहते सर यहां कॉस वाला कैसे आ गया, यहां पर साइन वाला कैसे आ गया। और साइन थीटा अगर आप देखें तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आप हमेशा एच साइन थीटा कह सकते हैं। पहले इस चीज को समझ लीजिए। अगर मेरे पास ट्राइंगल है, सबसे पहला काम है कि आप बेस ढूंढेंगे कहां है, जिधर एंगल होगा उसी साइड आपका बेस है। इसको आप लिखते हैं एच कॉस थीटा, जिस साइड एंगल है एच कॉस थीटा, एंगल के सामने एच साइन थीटा। सीधी सी बात, एंगल है, एंगल के साथ एच कॉस थीटा और एंगल के सामने एच साइन थीटा। क्लियर है क्या? हां या ना? यस और नो? सारे बच्चे हां या ना? बेस इज ऑलवेज इक्वल टू एच कॉस थीटा। जिस साइड बेस होगा हाइपोटेन्यूज का कॉस थीटा आप कर देंगे, जिस साइड आपका एंगल के सामने परपेंडिकुलर होगा वो होता है हाइपोटेन्यूज का साइन थीटा। यस, वेरी गुड। इतना बस याद रखना, बेस पकड़ना। जरा ये देखो, अगर मेरे को कोई कहता है इसको तोड़ो तो मैं कहूंगा ठीक है तोड़ देते, हरियाणा क्या है तोड़ ही देंगे। हाँ, रेजोल्यूशन तो अच्छे से करते हैं हम। 40 30 तो यही तो आएगा बेस। ये क्या होगा 40 कॉस 30 और ये क्या होगा 40 साइन 30। अरे फिर वहीं अटक गो, 40 साइन 30। इसको बस आई कैप और जे कैप में लिख दो। यही जो आपका फोर्स वेक्टर था, ध्यान सुनना, इधर अगर आपको जाना है तो ये आपका एक्स कंपोनेंट हो गया, दिस इज योर एक्स कंपोनेंट, एक्स के अलोंग कितना है, एंड दिस इज योर वाई कंपोनेंट। ठीक है, तो जरा ध्यान सुनना, एक्स में आप कितना गए 40 कॉस 30 आई कैप, एक्स में आप इतना गए, और y में आपका कितना है बेटा, ये प्लस y के अलोंग है। देखो इसकी अगर डायरेक्शन पूछूं तो प्लस y की है, तो प्लस 40 साइन 30 जे कैप। ये साइन 30 कॉस 30 सब वैल्यू आपको बेसिक मैथ्स में सिखाई है, तो 20√3 आई कैप और यहां पर आएगा 20 जे कैप। ये हो गया वेक्टर को रिजॉल्व करना। क्लियर है क्या सारे बच्चे? हां या ना? ये कल की क्लास में बताया था लेकिन फिर भी रिवाइज करा दिया। यस और नो? सर एडवांस के क्वेश्चन बेटा, जो वेक्टर्स होता है वो एडवांस के क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, बहुत ही रेयर चांसेस है। वेक्टर को यूज करा जाता है। अगर आप ड्रॉपर्स में देखेंगे तो वेक्टर्स को बेसिक मैथ्स में ही पढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि इसको यूज अच्छे से करना आना चाहिए। तो बेटा अभी आपके लिए कुछ भी ऐसे चीजें नहीं लगेंगी आपको कि ये एडवांस के लिए, लेकिन यही छोटी छोटी चीजें एडवांस में काम आती हैं। क्लियर? आइए, अब मैंने आपको होमवर्क दिया था, इन सारे वेक्टर्स को रिजॉल्व करना है। मैं आपको सिमुलेशन भी दिखाऊंगा, ध्यान से करना। ठीक है, अब सर इसको रिजॉल्व करने के लिए बात हुई तो मैंने कहा यार ट्राइंगल यहां बना लेता हूं। ठीक है, तो यही आपका बेस आएगा, दिस इज 10 cos 30। ठीक है, और इसके सामने दिस इज 10 sin 30, यही परपेंडिकुलर है हमारे पास।
क्लियर? तो इस वाले वेक्टर को अगर कोई बोले तो कैसे लिखोगे बेटा? ये वाले वेक्टर आपका आएगा, एक्स में है आपका 10 cos 30, ये पॉजिटिव एक्स में है, और ये 10 sin 30 पॉजिटिव y में है। तो फोर्स वेक्टर आपका कितना आएगा बेटा? 5√3 i कैप प्लस 5 j कैप, ये आएगा हमारे पास। सारे बच्चे क्लियर है? पहले वाले का आंसर 5 i कैप। सर 10 क्यों है? भाई मैंने दिया है सवाल में, अब तू कहेगा कि सर सवाल में ये क्यों है? क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई 10 न्यूटन फोर्स ऐसे लग रहा है 30 डिग्री पर, रिजॉल्व कर दे। तो तू बस रिजॉल्व कर, ज्यादा चौधरी मत बन कि ये 10 क्यों है। हाँ वेरी गुड। अब मैंने कहा इसको रिजॉल्व करो, तो ट्राइंगल बना लो, ये और ये और ये। तो जिस साइड आपका बेस होगा, अब बेस ही नहीं ढूंढ पाते भाई, 90 डिग्री ये है तो ये हाइपोटेन्यूज हुआ, बेस आपका यहां बनेगा, ध्यान से पकड़ो, ये बेस होगा, आप कहेंगे 20√2 cos 45 इधर आएगा बेटा, और ये आपका परपेंडिकुलर होगा 20√2 sin 45 बेटा आपका इधर आएगा। क्लियर? वेरी गुड। गलती मत करना, अगर मैं इस वाले फोर्स को लिखने की बात करूं, ध्यान से देखो, तो आप इस वाले फोर्स की बात करोगे, एक्स में कितना है 20√2 cos 45 i कैप प्लस या y एक्सिस में देखो, x में पॉजिटिव है y में नेगेटिव है, तो y में आप लिखेंगे -20√2 sin 45 j कैप। क्लियर? जब आप वैल्यू की बात करेंगे बेटा, तो ये फोर्स आपका कितना आएगा? cos 45 1/√2 है, तो 20 i कैप -20 j कैप। सारे बच्चे किस किस का ये मैच हो गया? दिल बनाइए, किस किस का ये मैच हो गया? दिल बनाइए। हाँ क्लियर? भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में y तो नेगेटिव होता है ना, अगर तू फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है तो x पॉजिटिव होगा y नेगेटिव होगा, तेरा x पॉजिटिव है y नेगेटिव है। हाँ सर नेगेटिव की गलती कर दी, अरे पागल हो तुम, तू खुद बता, तेरे को इधर जाना है तो तू x में पॉजिटिव जाएगा y में नेगेटिव जाएगा, सीधी सी बात है यार। सर इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? अबे जैसे बताया वैसे ही करेंगे, नया मेथड थोड़ा ना आएगा। यहां ट्राइंगल बना ले, देख राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ना, ये रहा तेरा 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। एंगल सर यहां लिया है, ध्यान से देख, एंगल सर आपने यहां पर लिया है, तो यही आपका बेस होगा, ये आएगा 20 cos 60। जिस बता रहा हूं, जो बच्चे कहेंगे ना सर समझ नहीं आया, एक्चुअली में आपको ट्राइंगल देखना नहीं आता, आप 9वीं से फेल होते हुए आ रहे हो और यहां तक फेल होंगे। ट्राइंगल दिखा है, एंगल अगर मैंने ये दे दिया तो बेस किधर होगा? उसी के साथ। बेस होता है हाइपोटेन्यूज cos थीटा, तो h cos 60 ये आगे, ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर हुआ तो ये आएगा 20 sin 60, सीधी सी बात। अब देख सेकंड क्वाड्रेंट है, अगर मैं तेरे को बोलूं इस फोर्स को रिजॉल्व करके लिखो, तोड़ कर लिखो, तो आप x में आपका क्या है? ये है, सेकंड क्वाड्रेंट में है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, तू देख ले, तो ये आएगा हमारे पास -20 sin 60 i कैप, और y में तुम्हारा ये पॉजिटिव है बेटा, तो ये आएगा +20 cos 60 j कैप। खत्म। तो ये कितना आएगा बेटा फोर्स की वैल्यू? अगर आप देखें sin 60 √3/2 -10√3 i कैप, और ये आ जाएगा बेटा आपका cos 60 हमारे पास 1/2 10 j कैप, ये आ गया, ये हमारे पास आ गया है। क्लियर? हाँ वेरी गुड। वॉइस प्रॉब्लम? रुको भाई, तुषार वॉइस में दिक्कत आ रही है कुछ, वॉइस क्रैक कर रही है कह रहा है। हाँ क्लियर? सर 30 डिग्री कहां से आया? भाई मैंने दिए थे एंगल, मैं तेरे को यहां 45 दूंगा तो उसके हिसाब से रिजॉल्व करेगा तू, ठीक है? जो मैंने दिया है इन सारे क्वेश्चन में, इन फोर्सेस को रिजॉल्व करके एक्स और वाई के लॉन्ग लिखना था। ये तेरा सवाल है, ये मत पूछ कि ये 5 क्यों है 30 क्यों है, गधे वाली हरकत मत कर, ठीक है? अब जरा देख, इसको रिजॉल्व करना है हमारे पास, तो ट्राइंगल बना लेते हैं। आवाज सही आ रही है? ठीक है, तो ये हमारे पास रिजॉल्व हो गए। अब रिजॉल्व करने के लिए ट्राइंगल बनाया, तो भाई देख ये वाला एंगल तेरा 30 डिग्री था, राइट? तो जिस साइड एंगल होता है वही बेस होएगा, तो ये है बेस, दैट इज 5 cos 30 यहां आएगा, और ये है परपेंडिकुलर 5 sin 30। अब जरा देख, तेरे को भी पता है तू थर्ड क्वाड्रेंट में है,
ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में वेक्टर जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है, तो तू x में भी नेगेटिव में आएगा, y में भी नेगेटिव में जाएगा। तो तेरे को अगर ये फोर्स लिखना था तो तू फोर्स क्या लिखेगा बेटा, -5 cos 30 i कैप। अब तू अलग ही पागल होगा कि तू इसको आई कैप में लिख दे, ये दिख रहा है ये इस डायरेक्शन में, ठीक है, और -5 sin 30 j कैप। तो ये कितना आएगा, ये आएगा बेटा -5√3/2 आई कैप और -5/2 j कैप। ये हम लोगों ने इस फोर्स को रिजॉल्व कर लिया है। क्लियर? यस। सर 5n क्या है, फोर्स है भाई, न्यूटन। अबे यार, अबे ओए, कौन खत्म पड़ा है वहां पर? यस, ऑल करेक्ट। अब ये आगे चल के दिखेंगे आपको क्वेश्चंस, 3D में भी रेजोल्यूशन होता है, आगे पढ़ेंगे। जरा देखना, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है, जिसकी वैल्यू आप सभी लोगों ने पढ़ी है कि हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। क्लियर? इसको जरा देखो, ये आपके लॉज ऑफ मोशन में जाएगा सवाल, दोबारा मेरे को कराना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, जो बच्चे अभी मेहनत करेंगे वो उस समय कुछ और अच्छी चीज पर फोकस करेंगे, जो अभी मेहनत नहीं करेंगे फिर सर दोबारा बता दो, तुम्हारा लेवल ही वही रह जाएगा। इन्होंने क्या कहा है, रिजॉल्व एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। ये आपका वेक्टर है, आपको ही पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे होती है, आपके लिए ये एक्सिस और एक ये एक्सिस, अलोंग मतलब इसके पैरेलल और इसके परपेंडिकुलर हमें रिजॉल्व करना है। सर ये नहीं हुआ, मुझे पता था, ठीक है, इसीलिए तो अभी से दिए हैं, क्योंकि बाद में तुम्हारा फोकस सही चीजों पर हो। सारे बच्चे जरा ये देखना, ये आपकी लाइन है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, और ये आपकी जो लाइन है दिस इज पैरेलल टू इंक्लाइन। मुझे इन्हीं दोनों के अलोंग और परपेंडिकुलर रिजॉल्व करना है, सारा का सारा ज्योमेट्री है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर लूं, ये तो 90 डिग्री आएगा, ये अगर 30 डिग्री है तो ये वाला आपका कितना होगा 60, और ये वाला एंगल होगा आपका 30 डिग्री। सारे बच्चे पहले तो इस पर बताइए, क्या आप यहां पर पहुंचे, हाँ या ना? ओए सारे बच्चे, अबे हाँ ठीक है, कोई नहीं, यहां तक पहुंच गए? यस, इसमें रिपीट आ गया है, ओके। होमवर्क दिया था, करके आए नहीं होंगे, ठीक है, होमवर्क दिया है, करके आए नहीं होंगे, रिपीट करवा करवा के दोबारा समझेंगे। इसमें तुम्हें रिपीट करना पड़े कि भाई ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और ये आपका 60 डिग्री है, तो आप खत्म ही हो। ये दोनों तो आपस में परपेंडिकुलर थे ना बेटा, ये इधर लाइन है, ये इसके परपेंडिकुलर है, टोटल एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये 60 है तो ये 30 हुआ। इंक्लाइन मतलब क्या होता है, रैंप। इंक्लाइन मतलब होता है रैंप। ऐसा 3 डायमेंशनली बना देते हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि वैसे तो कुछ समझ आता नहीं। ये ऐसा कुछ देखा है तुमने कि कोई चीज छोड़ोगे तो नीचे आ जाएगा, इसी को इंक्लाइन कहते हैं। बस ये साइड व्यू, ये तू साइड से देखता है तो ऐसे दिखता है। अबे कैसे खत्म इंसान है भाई, है? हम तो अपने आप को ही समझते थे कि भाई हमने 11वीं में बिल्कुल खत्म थे, तुम तो भाई और भी बुरी हालत में हो। अब इसको रिजॉल्व करना है इस लाइन और इस लाइन के अलोंग। तो यार सारे बच्चे जरा ये देखना, सारे बच्चे मेरे को अगर इसके अलोंग रिजॉल्व करना है तो मैंने एक परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉप कर लिया, 90 डिग्री दिख रहा है। अब आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये वाला ट्राइंगल, इसमें ये एंगल है, ये 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेन्यूज हुआ। बेस आपका ये बना, दैट विल बी जी कॉस 30 आपको यहां मिलेगा, और एंगल के सामने ये वाला आपको मिलेगा जी साइन 30। यस सारे बच्चे, सारे बच्चे, क्या आपको ये बात समझ आई? अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनोगे समझ आ जाएगा बेटा, कोई खतरनाक बात नहीं है, ठीक है। ये 90 डिग्री था, हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा इस लाइन पर,
ये आपका जी था, ये एंगल आपका 30 डिग्री है। अगर इस ट्राइंगल की बात करूं 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। बेस होता है हाइपोटेन्यूज का कॉस थीटा, तो जी कॉस 30 आप यहां बनाओगे और जी साइन 30 आप यहां बनाओगे। बस इतना करना था। सर क्या हम लोगों ने रिजॉल्व कर दिया? क्यों नहीं करा तूने? ध्यान से देख सारे बच्चे, ये बाद में आएगा बेटा, बंदर जैसी शक्ल बना के डाउट पूछोगे फिर, ठीक है। यही था आपका 30 डिग्री। जो आपकी ग्रेविटी है, ध्यान सुनना, जो आपकी ग्रेविटी है, अगर मैं इसको कह रहा हूं कि इसके परपेंडिकुलर और पैरेलली इसको ब्रेक कर दो या रिजॉल्व कर दो, यही आपका जी था, तो यही आपका एंगल 30 डिग्री है। ये वाला जो कंपोनेंट है जिस साइड आपका एंगल है, दिस इज जी कॉस 30, और यहां वाले को इधर बना दो, दिस इज जी साइन 30। ध्यान से देखो, क्लियर? हमने पैरेलल एंड परपेंडिकुलरली रिजॉल्व कर दिया। जिनको नहीं समझ आया कोई लोड नहीं, मैं इसको लिख देता हूं क्योंकि हमारे बच्चों का लेवल कुछ ज्यादा ही नीचे गिरा हुआ है, ठीक है। ये एडवांस का कह रहे थे, ये तो करने में मोहतारी एडवांस करेगा, ठीक है। दोबारा पढ़ाएंगे, इन नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो टेंशन ना लो, तब तक तुम सीख जाओगे और सीख जाओगे। क्लियर? दोबारा बता देता हूं, जो बोला गया वही करोगे। सर हम तो एक्स और वाई के लॉन्ग रिजॉल्व करते थे। भैया कोई लिखी हुई बात थोड़ा है, सवाल में बोला तो कर दिया, नहीं बोला तो नहीं करा। रिजॉल्व करो अलोंग एंड परपेंडिकुलर, इसके अलोंग और इसके परपेंडिकुलर रिजॉल्व करो। मैंने कहा 30 डिग्री ये 90 डिग्री का ट्राइंगल दिखा है, तो 60 डिग्री ये, तो 30 डिग्री ये हुआ। सर ऐसा क्यों? अरे ये परपेंडिकुलर है चच्चा, टोटल एंगल 90 डिग्री, 60 यहां है तो 30 यहां हुआ। इसको इसके अलोंग और इसके परपेंडिकुलर रिजॉल्व करना है। जिस साइड एंगल होता है वही बेस बनेगा, तो ये बेस है, तो जी कॉस 30 आपका इधर आएगा और इसका पैरेलल है जी साइन 30, इसको इधर लिख लिया तो हो तो गया। हाँ यार, यस, क्लियर? हाँ, बराबर कैसे पहुंचू? मैंने अभी बैच लिया है, तुम जानो तुमने क्यों लिया है। अब वो बच्चे को लगे अरे बड़ा मास्टर तो ये कतई रूड है। रूड नहीं बेटा, तुम्हारे जैसे रोज नहीं आ रहे, रोज को समझा रहा हूं, मैं थक चुका हूं, ठीक है। अभी तेरे को समझाऊंगा, फिर कल एक और आ जाएगा, आई हैव बॉट अ न्यू बैच टुडे, आई एम न्यू स्टूडेंट हियर, आई एम न्यू हियर, ठीक है। अब इतना बैकलॉग हो गया, करोड़ों लेक्चर का बैकलॉग हो गया, कैसे करूं? रोज यही पढ़ाते रहे, लेक्चर स्टार्ट होगा बेटा, आप सभी लोगों का बैकलॉग पूरा 1.5 घंटा यही बताए। यस, हाँ सर, हाउ टू राइट दिस वेक्टर। अब देखो यार, वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी को खुजली हो ही रही है कि सर खुजा दीजिए, दिए हम पैसा, न्यू स्टूडेंट हैं हम, जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस यही हो, वाई एक्सिस यहां हो, है ना। वो तो आप एक्सिस रोटेट कर सकते हैं। मान लेते हैं एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है। अगर आप इसको रिजॉल्व करके लिखना चाहते हैं तो ये जो जी वेक्टर होगा आपका, दिस इज माइनस जी साइन 30 आई कैप और माइनस जी कॉस 30 जे कैप। आपने अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहां डिफाइन कर लिए तो हो गया डायरेक्शन के साथ, खत्म। यस, पैसा दिए हैं, खुजाना भी पड़ेगा। बात तो सही है। एक बच्चे ने लिखा है पैसा दिए हैं, खुजाना भी पड़ेगा। बात तो सही है, लेकिन देखो भाई, हम कर्मा पे बिलीव करते हैं, ये है कर्मा, ठीक है। वैसे तो लग नहीं रहा है कि आपकी जॉब लगेगी, लेकिन अगर कभी लगेगी, ठीक है, करोड़ों की जॉब चाहिए, आप तो 5,000 दिए हो, आप करोड़ों की जॉब पाओ भाई, इसी लॉजिक के हिसाब से, बड़ी कंपनी हो, ठीक है, दिन भर खुजाना बेटा। भगवान ऊपर देख रहा है, हाँ
ठीक है, वापिस आएगा बेटा। यस, माइनस क्यों? अरे एक्स एक्सिस का पॉजिटिव इधर है, ये किस डायरेक्शन में है? अब मान ली ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तू इधर मुंह करके बैठा है, तो मैं बोलूंगा भाई तू नेगेटिव डायरेक्शन में क्यों देख रहा है? अबे ये इस डायरेक्शन में तो नेगेटिव ही तो लूंगा, ये इस डायरेक्शन में तो नेगेटिव ही तो लूंगा। हाँ यार, यस। जरा इसको रिजॉल्व करना है, इसको मैं यहां पे बना लेता हूं क्योंकि जगह कम पड़ेगी। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। अब देखना, हमारे पास सुपर स्पेशलिटी स्टूडेंट्स भी आएंगे, ठीक है। डाउट, सर डाउट आ गया है, तो तू डाउट से दूर भाग जा। डाउट आ गया है, पता नहीं कहां से आता है इनको डाउट। हाँ सर समझ नहीं आ रहा, तो तू समझ के पास चले जा, सिंपल। अब दो फोर्सेस हैं बेटा, अब दोनों को रिजॉल्व करना है, 10 न्यूटन 20 न्यूटन, ठीक है। अब ये देखते ही हमारे बच्चे कार्टून में दिखाते थे हिप्नोटाइज कैसे करते, ठीक है। एक पेंडुलम ऐसे करके बच्चे को दिखाया जाता है, ठीक है, और जैसे ये पेंडुलम मिलता है इसकी आंखों में लाल 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 ऐसे कर देते, है ना। हाँ बिल्कुल, थोड़ी सी चीजें गड़बड़ाई आंखों में से भाई साहब ऐसे गोल 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 गोल, और प्लस ऐसे और दिखा देते हैं, ऐसे करके यहां पे तारे और दिखा देते हैं, ठीक है। ये सवाल बच्चों के लिए बिल्कुल ऐसा ही है। यस, क्लियर। तो जरा यहां पर ध्यान से देखना, आ जाओ भाई, किस किस को लग रहा है? हाँ, अरे एंगल मैंने गलत दे दिया क्या यहां पर? ओहो गलत हो गया एंगल, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, थोड़ा सा हमारे पास यहां पर गड़बड़ हो गया है। ये 30 की जगह 45 कर लीजिएगा बेटा, 45 डिग्री। यस, 30 की जगह 45 कर लीजिएगा। हाँ, अब रिजॉल्व करिएगा। यस, चलो भाई अब जरा देखो, जब आप, मैं इनको ना नाम दे देता हूं, ये F1 वेक्टर है, ये F2 वेक्टर, इनको मैंने कहा रिजॉल्व द फोर्सेस, रिजॉल्व द फोर्सेस, ठीक है, हमारा सवाल है। चलिए क्या हो गया? हाँ चलिए चलिए चलिए, 45 डिग्री, ठीक है, आ जाओ। अब आप जरा यहां पर देखना, F1 को जब आप रिजॉल्व करोगे, जरा मैं डायरेक्टली लिखता हूं, देखते हैं कितनों को डायरेक्टली समझ आ जाता है, तेज होने चाहिए ना हमारे बच्चे। तो F1 है हमारे पास 10, ठीक है, तो 10 साइन 60 आई कैप प्लस 10 कॉस 60 जे कैप, ये F1 आएगा। अगर आप F2 की बात करें बेटा, तो ये 20 है, तो 20 कॉस 45 आई कैप प्लस 20 साइन 45 जे कैप। किस किस का ये आ गया? जरा एक बार दिल बना दो सारे बच्चे, किस किस का ये आ गया? एक बार दिल बना दो। हाँ सारे बच्चे, हाँ अरे बोलिए, दिल बनाओ दिल। हाँ वैसे तो हाँ जाके पेड़ों पर बना रहे हो, यहां बनाने में मौत आ रही है तुम्हें, है? हाँ यस, किसी ने एंगल की गड़बड़ तो नहीं करी? कई बच्चों को लगता है सर ये 20 वाला तो ये होगा 45 डिग्री, वो 10 वाले के लिए 45 के साथ कर देते हैं। भाई ध्यान से देख, ठीक है, इस वेक्टर को मैंने अभी के लिए हटा दिया और इस वाले एंगल को हटा दिया। ओए अरे अरे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, अरे भाई साहब ये सब भी होता है इसमें। हट तू भी हट भाई, अभी साइड में जगह नहीं है, यहां पर हट जा यहां से। यस आ जाओ भाई, 20 वाला 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा साइड में फेंक दें, ठीक है, तो ये 20 वाला 45 डिग्री बना रहा है,
तो अगर आप इसको रिजॉल्व करने जाएंगे तो एंगल को ध्यान से रखेंगे बेटा, ये आपका क्या बनेगा 20 cos 45 और ये आपका बनेगा 20 sin 45। सर कैसे? अरे जिस साइड एंगल होता है यही आपका बेस है, यही आपका परपेंडिकुलर है। एंगल का आंखों में तुम्हारे को धोखा तो नहीं हुआ? हाँ, तो 20 cos 45 आई कैप में, 20 sin 45 जे कैप में, तो सही तो लिखा है F2 का। हाँ यार, यस। अब ये क्या भाई, चिथड़े उड़ा दिए सवाल के, वापिस आ जाती हैं। ठीक है, अब जरा ये देखो, ज्यादा दूर फेंक दिया। अबे जीरो कौन सा इनमें से? इसका तो हो गया हमारे पास। जरा 20 का रेजोल्यूशन हो गया, अब 20 का हटा के फेंक देते हैं। हट, चलो साइड चल। अरे ये तो डंडी पे डंडी आ रहा है। 20 का हमारे पास काम हो चुका। अरे भाई साहब यहां तो बहुत सारी चीजें। 20 का हो गया ना, तो इसको हटाओ। ओए जरा यहां पर ध्यान से देखिएगा। बेटा तेरे में फ्रिक्शन कहां से आ रहा है बेटे? एक मिनट रुक जा बेटा, थोड़ी पर्सनल ईगो आ गई है बीच में। वहीं पर आ गया परफेक्टली इलास्टिकुलेशन, मजा आ रहा है। देखिए भाई, क्वेश्चन को समझने के लिए तू भी हट जा। ये इससे दूर नहीं जाता क्या? हट जा यहां से। ये 2 बारी में जाता लग रहा है। अब देखो भाई, हो तो रहा है सवाल। भाई 10 न्यूटन 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है? 10 न्यूटन यहां पर 60 डिग्री बना रहा है, तो ये बेस आया, ये आ जाएगा 10 cos 60 और ये आ जाएगा 10 sin 60। तो आप इसको क्या लिखते हैं? एक्स एक्सिस में 10 sin 60 आई कैप, 10 cos 60। बिल्कुल सही तो करा है मैंने, हाँ या ना? यस। सारे बच्चे इस सवाल में देखने में थोड़ी सी इरिटेशन होती है, कईयों को लगता है 10 न्यूटन 45। अरे भाई एंगल देख, 45 डिग्री 20 वाले का है और 60 डिग्री 10 वाले का है। लिखने में तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन होना नहीं है। हाँ यार, यस। क्वेश्चन को बिल्कुल इलैबोरेट कर दिए हैं, देख रही हो? हाँ, क्वेश्चन को बिल्कुल हम इलैबोरेट कर दिए हैं। यस, तू कैसे बच्चा पढ़ा है? तो अब आपको समझ आया होगा। यस सर, 30 डिग्री लेके सॉल्व कर सकते हो, सेम आएगा यार, वैल्यू डाल के देखो ना। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आपने 60 लेके करा है, मैं 30 डिग्री लेके करूंगा। तो कर भाई कर, हम भी परेशान हो गए तो कर ना। कहां है 10 न्यूटन? देख सेम रिजल्ट आएगा भाई। सर ट्राइंगल ले लो, ये आएगा सर 10 cos 30 और ये आएगा 10 sin 30। मैंने कहा ठीक है। तो ये आ जाएगा सर 5 और ये आ जाएगा 5√3। ठीक है हमारे पास। तो इसकी वैल्यू कितनी है? sin 60। अगर तू देखे तो 5√3 आई कैप और 5j कैप, ये भी तो बात वही है और ये भी तो बात वही है, हाँ या ना? यस, क्लियर, ये हुई ना बात। तो आप कोई भी एंगल लेके यहां पर कर सकते हो। अब आइए सारे बच्चे जरा देखते हैं कितना दिमाग है आपके पास। सीरियसली चलिए भाई, चलिए भाई जरा देखा जाए। इफ वेक्टर आई कैप -3j कैप एंड 5k कैप और ये वाला वेक्टर आर इक्वल वेक्टर, वैल्यू ऑफ ए क्या होगी? ध्यान से देखना, ये दोनों वेक्टर इक्वल है। सर क्वेश्चन कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं बेटा, जो पढ़ाया जाता है उसको सवाल में ढूंढा जाता है और जो क्लास में बताया जाता है उसको सवाल में लगाया जाता है।
इक्वल है। तो भाई इस वेक्टर की अगर तू बात करे आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और जिनकी डायरेक्शन भी सेम, यही तो होते हैं। दूसरे वेक्टर को देख, आई कैप माइनस 3j कैप माइनस a k कैप, ये इक्वल कब होंगे? जब x में 1 है तो y में भी 1, मैग्नीट्यूड अलोंग x भी सेम हो, अलोंग y भी सेम हो, अलोंग z भी सेम हो, तभी तो ओवरऑल मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, तो आप यहां पे कंपेयर करें, माइनस a की वैल्यू 5 के बराबर होनी चाहिए, a की वैल्यू आएगी -5। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? फोर्थ ऑप्शन हमारे पास आंसर आ रहा है। मैं आपको पहले बता रहा हूं, जो हमारे पास वेक्टर के सवाल है, जो अच्छे से रीड कर ले गया सवाल को, वो सॉल्व कर ले जाएगा। सर आपने ऐसे क्यों कंपेयर करा? दोनों इक्वल है भाई। अगर कोई एक कदम एक्स में चल रहा है और उसने कहा तू भी मेरे बराबर चल, तो वो भी तो एक्स में एक कदम चलेगा। ये एक्स में 1 चला, ये भी 1 चला, ये -3 चला, ये भी -3 चला। अब ये दोनों बराबर कब होंगे? जब ये जेड में भी बराबर चलेंगे। 5 और -a बराबर होना चाहिए। क्लियर? अगला सवाल जरा देखा जाए सारे बच्चे। इफ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, एक ये आपका एक यूनिट वेक्टर है विच इज 0.5 आई कैप माइनस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप, इस सी की वैल्यू क्या है? चलिए भाई, सर साइन की मिस्टेक हो गई, यही गलतियां करना एग्जाम में। ये आपका एक यूनिट वेक्टर है, इन्होंने ये दे रखा है। अब सोचिए, इन्होंने कहा सी की वैल्यू हमें बतानी है, आपके दिमाग में क्या आएगा? अब देखो, क्लास में कुछ तो ऐसी बात बताई होगी जो इससे यूज हो सके। यूनिट वेक्टर के बारे में, ये पूरा का पूरा वेक्टर आपके लिए यूनिट वेक्टर है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? मुझे कंसेप्ट बताइए मेरे अंडरवेंटर्स। हाँ, जल्दी से, कंसेप्ट क्या रहेगा? ये एक यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन याद करो। एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, वेरी गुड, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और कुछ फिक्स डायरेक्शन। यार मेरे पास तो दुनिया में इनफाइनाइट डायरेक्शंस थी, इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स थे, उनमें से कोई एक पकड़ा दिया होगा उन्होंने। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, ध्यान से रीड करना, वो 1 आना चाहिए। यस, यूनिट वेक्टर तो यही होता है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना मैंने आपको सिखाया हुआ है बेटा। अब क्लास ध्यान से देखो, ये आपका एक्स कंपोनेंट, ये आपका वाई कंपोनेंट, ये आपका जेड कंपोनेंट। तो आप कहेंगे 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अब ये क्लास में लॉजिक बताया है, मैग्नीट्यूड 1। सर मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं? अगली क्लास, जो पिछली क्लास पढ़ाई थी, बेटा रिवाइज करके आ, स्क्वायरिंग कर ले तो ये आ जाएगा बेटा 0.25 0.64 प्लस सी स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 1 इज इक्वल टू हमारे पास 0.89 प्लस सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर आएगा हमारे पास 0.11 और सी की वैल्यू आएगी रूट में 0.11। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बी ऑप्शन, दैट इज गोइंग टू बी अवर आंसर। बेटा क्लास में से चीजों को पकड़ो और अपना सवाल सॉल्व करो। फैल गए यहां पर। अच्छा, ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, तो सी की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अबे पागल है, जब तू उसका मैग्नीट्यूड निकालेगा तो 1 प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड 1 कैसे आ गया? अब एक खत्म इंसान हो यार, ये तो भाई ये अलग ही लेवल के प्राणी हैं जिन्होंने सिर्फ लप्पा मार दिया। यस बेटा, अब क्लास में पढ़ाई हुई चीजों का कंसेप्ट नहीं पकड़ोगे तो अब हम क्या ही बोले। सारे बच्चे जरा इसकी बात करेंगे। चलिए, ये हम लोगों ने कहीं ना कहीं अपने 1D चैप्टर में भी देखा था। A particle moves 3 meter due west, 4 due south, finally 12 meter vertically up. The distance and magnitude of the displacement traveled by the particle are. Yes? ये क्या कह रहा है जरा देखो। कई बच्चों को तो इसका आंसर रटा भी होगा, लेकिन मैं चाहता हूं अब आप वेक्टर से करो, क्योंकि आदत डाल लो भाई। जिस टॉपिक में कराया जाए ना, उसको उसी तरीके से करने की कोशिश किया करो। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ,
वेस्ट। ध्यान से सुनना, एक पार्टिकल है 3 मीटर ड्यू वेस्ट गया, ठीक है, 4 मीटर ड्यू साउथ गया, ठीक है, एंड 12 मीटर वर्टिकली अप गया। वर्टिकली अप ये होता है, ठीक है, 12 मीटर ये वर्टिकली अप गया। अब बताओ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। भाई देखो डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी होती थी, अगर कोई मेरे से डिस्टेंस पूछेगा तो 3 + 4 + हमारे पास 12 तो 19 मीटर का तो डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट याद करो वहां पर कैसे बताया था, क्यूबॉइड बनाया था, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड की बात करी गई थी, क्योंकि उस समय वेक्टर नहीं आता था। सारे बच्चे जरा मेरे को ये सोच के बताना, अगर ये मेरे लिए एक्स एक्सिस है, ये मेरे लिए वाई एक्सिस है, और ये मेरे लिए जेड एक्सिस, देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस तो मैं कहीं पर भी रख सकता हूं, मैंने यहां रख ली है। सारे बच्चे इस पूरे इस पॉइंट का जो ये ए पॉइंट है, सारे बच्चे इसका ओ ए वेक्टर मेरे को बताएं कितना आएगा। जरा देखते हैं कौन कौन सोच पाता है। डायरेक्शन को ध्यान से करना, नहीं तो भाई सही मैं बता रहा हूं पाप लगेगा। देख लो मैंने क्या बनाया, एक्स एक्सिस इधर, वाई एक्सिस ऊपर, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक्स एक्सिस यहां है, वाई एक्सिस ये है, जेड एक्सिस ये है, समझ जाओ, ठीक है, 3 डायमेंशन बनाया है। सारे बच्चे इसको ओ ए वेक्टर अगर आपको चाहिए, सारे बच्चे बताना जरा, यही आएगा ना ओ ए वेक्टर। देखो ये है आपका ओ ए वेक्टर, ये ओ ए वेक्टर जरा सारे बच्चे बनाना। बेटा लपड़ मार दूंगा, आई कैप जे कैप के कैप में आएगा। हाँ इनको देखो, 3 + 4 + 12, अबे वो तो डिस्टेंस हो गया। ध्यान से देखो, एक्स में तुम नेगेटिव गए हो -3 आई कैप, फिर ये तुम जेड में चले हो +4 के कैप, और 12 मीटर तुम वाई में चले हो +12 जे कैप। -3 साइन के साथ, -3 + 12 + 4। हाँ सर कैसे किया भाई, तू इधर ये एक्स एक्सिस है तो तू -x में गया है तो -3 आई कैप। ध्यान से देख, ये वाला किस डायरेक्शन में है, जेड के पैरेलल चल रहा है तो +4 के कैप, और तू ये +y के पैरेलल चल रहा है +12 जे कैप। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे मॉड ओ ए पूछूं तो क्या आप यही करते कि सर ये 3 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर एक्चुअली में 5 का स्क्वायर बनेगा, 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर बेटा आपका 169 बनेगा, 13 हमारे पास। यही सर ये आपने क्यों करा, अरे भाई मेरे को मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो इसका लेंथ होगा वही तो मैग्नीट्यूड होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, तो मैंने वैसे करा तो हमारे पास 13 और 19 हमारे पास आंसर आया। क्लियर। अब डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मेरे वर्ड्स को सुनिए बेटा, ठीक है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, भले ही आप लोगों ने करा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्प्लेसमेंट आपके लिए एक वेक्टर क्वांटिटी था, डायरेक्शन होती है, ठीक है, तो आपने आई कैप जे कैप के कैप में लिखा, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट, यही जो वेक्टर में मैंने पोजीशन वेक्टर पढ़ाया ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्योंकि पार्टिकल यहां से यहां आया है, समझ रहे हो, हम उसको वेक्टर में पढ़ रहे हैं, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी यही आपके लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। कोई बोले मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहता है, कोई बोल दे इसकी डायरेक्शन बता दो, कोई बोले डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सारे बच्चे जरा देखना, तो आप कहते हैं भाई ओ ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ओ ए, तो ओ ए वेक्टर कितना था, -3 आई कैप +12 जे कैप +4 के कैप डिवाइडेड बाय 13 कर दोगे, ये हुई इसकी डायरेक्शन। सर ये तो बड़ी गंदी सी है ही यही, क्या करें। क्लियर। एक बच्चा कह रहा है सर डायगोनल ऑफ क्यूब से कर लूं, यशराज बेटा 9वीं क्लास के बच्चे के है क्या तू, लेवल बढ़ा अपना, हाँ या ना, यस सर -4 के कैप होगा, वाह। अगर मैं ये कह रहा हूं ये जेड डायरेक्शन है तो तू यहां से यहां पर मूव करा तो तू नेगेटिव जेड में गया है, खुद सोच, मैंने तेरे को बोला ये जेड डायरेक्शन है,
तो तू यहां से यहां अगर गया है तो तू -z में चला, -4z होगा। क्या बात कर रहा है सर? वाई नॉट -4? कह रहा हूं ना, ये लेवल चाहिए, तू यहां खड़ा है, तेरे को दिख रहा है, तू फिर मेरे से पूछ रहा है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस, मैंने ये ले लिया। अब तू कह रहा है कि सर इसको पार्टिकल अलोंग साउथ गया है, जब मैं साउथ को पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहा हूं जेड में, नॉर्थ में थोड़ा ना गया है गधे। ध्यान से देख, ये इधर ही तो गया है, तो +4 के कैप ही तो आएगा, माइनस कहां से सोच रहे हो तुम? सर अगर एक्सिस चेंज करें तो ऑब्वियस सी बात है ये चेंज हो जाएगा, ये प्लस माइनस चेंज हो सकते हैं, वैल्यू तो तब भी यही आएगी। इसीलिए इस सवाल में मैग्नीट्यूड पूछा है। क्लियर? सर स्पैमर है, हाँ यार ये भी तो भूल जाते हैं। जरा देखा जाए वेक्टर्स और 1D प्लस बेसिक मैथ्स प्लस वेक्टर्स, जरा देखते कौन कौन सोच पाता है। अब देखो 2-3 चीजें मिक्स होएंगी तो थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन लॉजिकली सोचना स्टार्ट करोगे तो आसान लगेगा। सर एक्सिस चेंज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यार, देख मैं तुम्हारे लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस माइनस एक्स, मैं अगर इधर गया 2 कदम तो तुम बोलोगे सर -2i कैप चले। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा अगर मैं इसको y एक्सिस मानू तो तुम ये बोलोगे सर +2j चले। मैंने कहा अगर मेरे लिए यही z पॉजिटिव z एक्सिस है तो सर +2k चले। मेरे अगर एक्सिस चेंज होंगे तो ऑब्वियस सी बात है आई कैप, जे कैप, के कैप में चेंजेस आ सकते हैं। इसीलिए दुनिया क्या करती है ना, एक एक्सिस को फिक्स कर रखा है, एक सिस्टम बना रखा है। भाई सारे लोग ना ऐसी देखो, कोई भी अगर आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस बनाने के लिए बोलेगा, आप सभी की कलम यहीं चलेगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इधर वाई एक्सिस नहीं ले सकता, ले सकता हूं। समझ रहा है? तो तू अगर एक्सिस चेंज करेगा तो जो तू -2i कैप कह रहा था तो उसको +2j कैप भी कह सकता है, वो हो सकता है। इसलिए सवाल में मैग्नीट्यूड पूछा था तो वैल्यू तो 2 ही रहेगी। हाँ आओ भाई, पोल आ तो गया। अच्छा नहीं, पोल दोबारा देते हैं, जरा देखते हैं कौन कौन सारी चीजों को रिलेट कर पाता। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट टाइम इज। पोजीशन वेक्टर सर क्या होता था? पोजीशन वेक्टर क्लास में बताया है, किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से जो वेक्टर बनेगा दैट इज पोजीशन वेक्टर। ये क्या दे रखा है बेटा? 3i कैप प्लस 4t² j कैप -t³ k कैप। जरा देखते हैं कौन कौन समझ पाता है इसको। इट्स डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 1 to 3 सेकेंड इज। पहले बताओ कौन कौन सर पल्ले ही नहीं पड़ा है सवाल कह क्या गया, जरा देखा जाए। सारे बच्चे सोच के बताना, सर पल्ले ही नहीं पड़ा, ये कहना क्या चाह रहा है? मेरे को पता है अभी भी कहेंगे हाँ सर नहीं समझ आया। इंग्लिश मैंने तो फिजिक्स पूछी नहीं अभी, सिर्फ इंग्लिश मी लिखा हुआ आ रहा होगा यहां पर। मैंने तेरे से सॉल्व कराया भी नहीं भाई, मेरे को पता है लेवल नहीं है तेरा। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझ आया है अभी, कि एक पार्टिकल है, इसका पोजीशन इससे रिप्रेजेंट हो रहा है। सर ये क्या है यही तो नहीं समझ आ रहा। अबे गधे, एक्स एक्सिस में वो 3 पर है, वाई एक्सिस की पोजीशन, दिस इज पोजीशन ऑन वाई, पोजीशन ऑफ वाई, ये है आपकी पोजीशन ऑफ एक्स। रीड करना सीख जा बेटा, दिस इज पोजीशन ऑफ जेड। सारे बच्चे जरा यहां पर ध्यान से देखना। इन्होंने कहा डिस्प्लेसमेंट बता दो 1 से 3 सेकंड्स तक। क्या आपको ये चीज समय के साथ आपको ये चीज समझ आ रही है कि यार टी की वैल्यू जब 1 सेकंड होगी तो इसकी पोजीशन आएगी, ये तो टाइम पर डिपेंड कर रहा है ना भाई। टी की वैल्यू 0 डाल, टी की वैल्यू 0 डालेगा तो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, मतलब पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट 0 है। टी की वैल्यू 0 डाल, पार्टिकल का जेड कोऑर्डिनेट भी 0, पार्टिकल कहीं ना कहीं यहां था टी की वैल्यू 0 पर। समझ रहा है? जैसे जैसे तू टाइम डालेगा पार्टिकल की पोजीशन चेंज होगी। इस स्टेटमेंट से यह समझना था, तू टाइम की वैल्यू 1 डाल,
ये पार्टिकल की पोजीशन आएगी 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप पर था पार्टिकल। कोई पॉइंट मिल गया? और दिख रहा है ना, 3,4, -1 पर था पार्टिकल। जरा t की वैल्यू हमारे पास 3 सेकेंड्स डाल, तो पार्टिकल की पोजीशन क्या आ जाएगी? अगर आप ध्यान से देखें तो पार्टिकल ये आएगा 3i कैप प्लस 3 डालेगा तो यहां पे तो 36 है ना, 9 4 9 36 जे कैप माइनस हमारे पास 27 के कैप। सारे बच्चे, क्या आपको ये बात समझ आई? हाँ या ना? पहले रीड कर लो यार। सर ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है भाई तू टाइम डालेगा तो पार्टिकल की पोजीशन चेंज करेगी। एक्स में 3 ही रहेगी, वाई में टाइम डालेगा तो वाई की पोजीशन वेरी कर रही है, जेड की डालेगा तो जेड में पोजीशन वेरी कर रही है। पार्टिकल चल रहा है, ये मोशन बता रहा है बेटा। याद कर, अगर मैं तेरे को कहता एक पार्टिकल का y इज इक्वल टू 4t² गधे, तो क्या पार्टिकल रुका हुआ है या चल रहा है? चल रहा है। टाइम के साथ सर y की पोजीशन वेरी कर रही है, पार्टिकल चल रहा है, तो यही चीज y में भी है, यही चीज z में भी है, तो पार्टिकल y और z कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है। यस। अब इन्होंने कहा कि इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ। ध्यान से देखो, क्लास में सारी चीजें आपको बताइए। क्या आपको यह बात समझ आ रही है कि इसमें इनिशियल वेक्टर ये आपका r1 वेक्टर है, ये वाला, और एक आपका r2 वेक्टर है, पार्टिकल यहां कहीं आ गया। डिस्प्लेसमेंट आपके लिए क्या होता है? ये होता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का शॉर्टेस्ट पाथ। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर मुझे चाहिए तो आप कहते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, हेड माइनस टेल। तो फाइनल में क्या है? 3 - 3 आई कैप में, फिर 36 - 4 जे कैप में माइनस, ठीक है, या फिर -27 + 1 के कैप में। ठीक है, तो ये 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 32 जे कैप, ठीक है, और -26 के कैप। तो कौन सा आ रहा है? फोर्थ ऑप्शन हमारे पास आंसर है। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास आंसर है। क्लास में सारी बातें आपको बताई गई हैं, देख लो भाई। सर ये क्यों करा? भाई मेरे को डिस्प्लेसमेंट बताना है, यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते थे? फाइनल माइनस इनिशियल, या तो वो लॉजिक सोच, या तो अपने काइनेमेटिक्स को भी रिलेट कर। फाइनल पार्टिकल t = 1 पर कहीं है, अब कहीं है। कोऑर्डिनेट समझ आ रहा है? 3, 4, -1 पर था, अब कहां चला गया? 3, 36, -27 में। पार्टिकल कहीं ना कहीं से तो गया है। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है तो फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर करके तेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा, सॉल्व कर ले, आंसर आ गया। यस। अच्छा, जरा एक बात बताओ, एक और सवाल करो। इफ ए वेक्टर इज 3i कैप प्लस 4j कैप एंड बी वेक्टर इज 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, find another vector which has magnitude, देखा जाए कौन अंग्रेजी पढ़ पाता है, same as that of A and direction same as that of B, जरा देखा जाए कौन कौन सोच पाता है। चलिए भाई, चलिए जरा देखा जाए। चलिए करिए सवाल। -27 भाई, इसमें से इसको घटाना है ना, तो -27 में से -1 को घटाना है। ठीक है, मैथ्स में खत्म इंसान। -27 + 1 -26, ठीक है। सर t = 3 पर क्या हया? भाई देख, तेरे को ये पढ़ना समझ आ रहा है? ये पार्टिकल कहां पर है? 3, 4, -1 पर है। ये कहां पर पहुंच गया? 3, 36, -27। एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट चला गया, तो यही डिस्प्लेसमेंट होगा। फाइनल माइनस इनिशियल कर ले तो 3 - 3
36 माइनस 4 माइनस 27 माइनस ऑफ -1 +1 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ना। हाँ, और हाँ कोई दिक्कत नहीं। इसमें काइनेमेटिक्स भी आएगा सर। डिस्प्लेसमेंट तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये पूरा ही आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये पूरा ही आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड अगर सवाल में कोई पूछता तो मैग्नीट्यूड निकाल देता, लेकिन पूछा ही नहीं हमें। क्लियर सर? इससे डिफरेंशिएशन किया तो आंसर आ गया। किससे डिफरेंशिएशन कर दिया? अबे गधे, उससे वेलोसिटी आएगी। अभी रुक जा, ज्यादा शाना मत बन। चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी, सवाल में वेलोसिटी कभी पूछी ही नहीं गई है, तो तू कैसे निकाल दिया लप्पेबाज। -3 के कैप, ओहो भाई देख ले यार, ये जेड एक्सिस है तो ये तेरी जेड एक्सिस है ना, तू इधर ही तो जा रहा है, तो ये -z हुआ ना यार, -k कैप ये वाली डायरेक्शन। तू तो इधर गया है, इसके पैरेलल जा रहा है, तो अगर ये k कैप है तो तू तो k कैप में देगा ना, तो -4 k कैप कहां से आ रहा है तुम लोगों का यार? सारे बच्चे हो गया ये सवाल? जरा देखते हैं। हे भगवान, जो भी झूठ बोले कम से कम आज 100 बाल उड़ा देना, 100 बाल। हाँ, आज 100 बाल। भाई देखो, तुम्हें एक नया वेक्टर चाहिए, और देखो किसी भी नए वेक्टर को अगर आप बात करें तो उसके पास अपना एक मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, अब रीड ही नहीं कर पाएंगे, और उसके पास अपनी एक डायरेक्शन भी होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, वो तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बराबर है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो तो डायरेक्शन ऑफ बी के बराबर है। हो तो गया? हाँ, यस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सर हमें पता नहीं कैसे। अबे किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? √में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आ गया। सर डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? भाई वेक्टर को लिख, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे। तो वेक्टर हमारे पास है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, पूरा लिख देते हैं 4, और भी पूरा लिख देते हैं 2, अबे हट 2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, तो ये कितना आएगा? 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 6। यस। तो जो आपको नया वेक्टर बोला गया है वो है कितना? मैग्नीट्यूड उसका 5, मैग्नीट्यूड उसका 5 है, और डायरेक्शन ये। किस किस का यही आंसर आया था? दिल बना दो पहले तो। बस 100 बाल, ठीक है। ओहो, तुम लोग हमारी शक्ति को नजरअंदाज कर रहे हो। एक कहानी सुनाता हूं। एक बच्चे ने बोला है सिर्फ 100 बाल उड़ाना चाहते हो? ध्यान सुनना, मैंने कोई भगवान को टाइम लिमिट नहीं दी है कि भगवान अभी उसके 100 बाल उड़ा दो ना, कभी भी उड़ा सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना कहानी, बचपन में हमें सुनाई गई थी। इसमें अब आप ये मत सोचना कि देखो इनका मजाक उनका मजाक, ये कहानी है, कोई ना कोई ने सुनी होगी, ठीक है, और पुरानी कहानी है तो आपके पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं सुनी होगी। एक महिला मित्र थी, उनके सर पर 3 बाल थे, ठीक है, उनके सर पर सिर्फ 3 बाल थे। वो बालों का ज्यादा ख्याल रखती थी। तो एक बार उन्होंने को लगा कि मैं गुत्थ वाली चोटी बनाऊंगी। कितने बाल थे? 3। तो उन्होंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी चोटी बना दो। तो मम्मी चोटी बना रही थी, उनमें से एक बाल टूट गया, ठीक है। फिर उनको टेंशन हुई, उन्होंने कहा कि ओहो एक बाल तो टूट गया है, 2 ही बाल बचे। मम्मी कोई नहीं, आप डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन में मत जाइए, जूड़ा बना दो। मम्मी ने जूड़ा बनाने की कोशिश करी, उसमें से एक और टूट गया। तो मम्मी परेशान हो गई, हमारी बच्ची गंजी हो गई। उन्होंने कहा मम्मी आप परेशान मत हो, आज मैं बाल खुले ही छोड़ के चली जाऊंगी, समझे।
जब आपके सर पर बाल हैं तब आपको 100 बाल जाने का दुख नहीं होगा। घमंड से एक बच्चे ने बोल दिया है सिर्फ 100 बाल तोड़ने की बात करिए सर आपने। आज थोड़ना बोला कि आज ही, यहां से जब तू 27 की उम्र पर जाएगा, जब तेरे बाल झड़ने पहले से ही लग रहे हैं और तेरे पास 100 बाल ही बचे हैं, और भगवान को उस दिन याद आया अच्छा इससे 100 बाल भी तो लेने थे। यस, उस दिन जब 100 बाल जाएंगे बेटा तब दर्द पता लगेगा। हाँ या ना सारे बच्चे? तो अभी की बात है नहीं, समय आने दो बेटा। जिस दिन समय आएगा तो उस दिन एक एक बाल का कीमत जानोगे, तभी पहचानोगे। हाँ या ना? क्लियर? यस, आ जाओ भाई। हम ऐसी थोड़ा ना यहां से गंजे हुए, हमारे भी मास्टर ने बोला ही था हमारे सामने, तब से भाई साहब भय बन गया हमारे अंदर। हमने कहा ये बात चलती होगी पक्का कहीं ना कहीं, तो हमने कहा चलो ठीक है हम भी अपने बच्चों पे चलाएंगे इसी को। हाँ यस, आ जाओ भाई, स्टार्ट करें। चलो, अब बात आती है वेक्टर्स के एडिशन की। हाँ ओए सारे बच्चे ध्यान से सुनो, ठीक है। अब बात आती है वेक्टर्स के एडिशन की। यार किसी भी वेक्टर को जोड़ना कोई आसान बात नहीं है, ठीक है। सारे बच्चे अब जरा सीरियसली सुनना, ठीक है। किसी भी वेक्टर को जोड़, 2 वेक्टर्स को जोड़ना या 3 वेक्टर्स को जोड़ना कोई आसान बात नहीं होती। ऐसा नहीं है, अगर मान लो एक डब्बे पर 5 न्यूटन या 3 न्यूटन ऐसे फोर्स लगा और 4 न्यूटन ऐसे फोर्स लगा। सारे बच्चे जरा इसमें अगर मैं आपसे पूछूं टोटल फोर्स कितना लगा, सारे बच्चे जरा बताना। हाँ सारे बच्चे, अगर एक बॉडी पर 3 न्यूटन फोर्स अलोंग एक्स और 4 न्यूटन फोर्स अलोंग वाई, तो टोटल फोर्स कितना लगा? बताइए बताइए। एक कह रहा 1 न्यूटन, किसके लिए 7 न्यूटन हो गया है। यही दिक्कत मैं आपको पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं। बच्चे कहते हैं कि सर टोटल आपने पूछा है ना तो 4 + 3, और ये आदत कोई छोटी मोटी आदत नहीं है, ये बहुत गंदी आदत है। ये भी जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी, 12वीं तक जाएगी, और यही आदत आपको फेल कराएगी। मेजॉरिटी बच्चे समझ पाए हैं। आपने पता क्या, अगर आपने सिर्फ वैल्यू जोड़ दी, टोटल फोर्स, अच्छा 4 और 3 जोड़ दो, अगर ऐसे जुड़ रहा होता तब तो तू यहां पर भी कर दे बेटा। तूने इधर से 3 न्यूटन लगाया, इधर से 3 न्यूटन लगाया, अब बता टोटल फोर्स। यहां तेरा दिमाग काम थोड़ा सा कर गया तो तू 0 बोल देगा, सर अपोजिट डायरेक्शन थी ना इसलिए 0 होगा। नहीं तो कर दे भाई 6 न्यूटन कर दे, इसको 6 न्यूटन कर दे। अगर वैल्यू से ही तू जोड़ के बताता है तो ये तो 6 का हो जाना चाहिए उस लॉजिक के हिसाब से, क्यों 0 आ रहा है? सर यार डायरेक्शन अपोजिट है, तो मतलब डायरेक्शन इंपॉर्टेंट थी ना, और जब डायरेक्शन इंपॉर्टेंट थी तो तूने यहां पर क्यों नहीं इज्जत दी उसको? तूने यहां पे 4 + 3 क्यों कर दिया? सर आपने टोटल पूछा था, तो बेटा ये स्केलर नहीं है, ध्यान से सुनो, ये स्केलर नहीं है। समझ रहा है कि तू डायरेक्टली जोड़ देगा, इसका रिजल्ट 7 नहीं आएगा भाई। इसको अगर या तो तू देख, दोनों फोर्सेस को जोड़ना है, एक 3i कैप है और एक तू 4j कैप लिख सकता है। अगर कोई बोले टोटल फोर्स की वैल्यू कितनी है, तो वेक्टर की वैल्यू निकालनी, मैग्नीट्यूड निकालना आता है। टोटल फोर्स लगा है 5 न्यूटन का, ठीक है, 5 का, कुछ ऐसे। यार तुमने कभी तो गुलेल चलती हुई देखी होगी या गुलेल देखी होगी। इट्स लाइक एक डब्बे को एक बंदा इधर खींच रहा है, एक बंदा इधर खींच रहा है। तुम्हें पता है बीच में ही जाएगा डब्बा ना तो इधर जाएगा, 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 ना तो इधर, ये इन दोनों के बीच में ही जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है, टोटल फोर्स कहीं ना कहीं इधर होगा, और वो आएगा 5 न्यूटन बेटा। समझ मेरी बात को? क्लियर? हाँ, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगा दी? भाई मैंने नहीं लगाई, इसको आई कैप जे कैप में लिखना सिखाया है ना अभी। इसको लिखेगा तो 3i कैप
4j कैप, टोटल फोर्स 3i कैप प्लस 4j कैप। अब जरा उसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख, 5 आएगा। और यही फॉर्मूले में दिक्कत यही है कि बच्चे वेक्टर्स के एडिशन को हल्के में सीखते हैं और फिर जब क्वेश्चन बार बार इनको पीट रहा होता है, फिर इनको लगता है सर मेरे को सवाल समझ ही नहीं आ रहे। अबे तेरे को सवाल नहीं समझ आ जाएंगे, तेरे को पहले थ्योरी समझ आएगी। और थ्योरी जब पढ़ा रहा हूं तो ध्यान से सुन। पहली बात, वेक्टर्स को जोड़ने के लिए आपके पास लॉज हैं। आप डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते, 3 + 4 न्यूटन कर दूंगा तो भाई 7 हो गया, नहीं कर सकते। वेक्टर को जोड़ने के लिए हमारे पास 2 लॉज अभी जो हमें पढ़ने हैं। वन इज कॉल्ड ट्राइंगल, लिख देता हूं पूरा, सारे बच्चे लिखेंगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दोनों का रिजल्ट सेम ही आता है, ठीक है। डेरिवेशन अगर आपसे पूछी जाएगी सेम ही है, ठीक है। स्टेटमेंट ध्यान से सुनने, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। इसको भी पूरा ही लिख देते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। और आपको मैं दिखाऊंगा जेई मेंस में भाई भर भर के सवाल आए हुए हैं। आप देखोगे भर भर के सवाल हैं भाई, भर भर के सवाल हैं, ठीक है। तो इसमें होमवर्क आपको ज्यादा मिलने वाला है। अब ध्यान से सुनो, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता क्या है? सर क्या इनकी स्टेटमेंट याद करनी है? बिल्कुल अच्छी तरीके से। और मुझे इतना तो आप सभी लोगों ने पूरा फील करा दिया कि आपकी अंग्रेजी खत्म नहीं है ही नहीं। एक होती है कम होना और एक होता है ही नहीं। तो आपकी, मुझे पता लग गया है, इंग्लिश आपकी दुखती नस नहीं, दुखता शरीर है। तो इसके स्टेटमेंट को जितना तमीज से समझोगे उतने ही अच्छे से पीवाईक्यू कर पाओगे, ठीक है। ट्राइंगल लॉ क्या कहता है? इफ, डायग्राम भी बनाएंगे, पहले स्टेटमेंट लिख लो। इफ 2 वेक्टर्स which are to be added, अगर आपके पास 2 ऐसे वेक्टर हैं जिनको आपको जोड़ना है, ठीक है, which are to be added, kept along adjacent sides of a triangle, adjacent sides of triangle in such a way that head of one vector coincide with tail of another vector, the resultant of these two is shown by a single vector from initial to final. Single vector from initial to final. पहले इसको लिख लो भाई, क्योंकि ये स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? पहले ट्राइंगल लॉ को समझिए। हमें 2 लॉज है, एक ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है और एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। क्लियर? पहले इसको सीखेंगे हम लोग, फिर इसका स्टेटमेंट पर आऊंगा, क्योंकि 2 चीजें एक साथ नहीं चलाएंगे। पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं, फिर पैरेललोग्राम देखना। यही चीज होती है, बोलने का तरीका अलग है लेकिन है यही चीज। क्या कह रहा है? अगर मेरे को 2 वेक्टर्स को, ध्यान से सुनना, अगर मेरे को 2 वेक्टर्स को जोड़ना है तो मैं उनको एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्राइंगल पर रखूंगा इन सच अ वे दैट हेड ऑफ वन वेक्टर कोइंसाइड विद टेल ऑफ अनदर वेक्टर, ठीक है। द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर इज शोन बाय अ सिंगल वेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ध्यान से सुनो, अब क्या बोला। मान लो कि मेरे पास एक वेक्टर ये है, ठीक है सारे बच्चे, मान लो कि मेरे पास एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर मेरे पास ये था, ऐसे, ठीक है, ये था। मुझे इन दोनों को जोड़ना है। मेरे वर्ड्स को सुनना बेटा, ठीक है। जो बच्चे इधर उधर बात कर रहे हैं ना, मैं बता रहा हूं, आप ऐसी चीज मिस कर रहे हो,
फिर उसके बाद ना आप रोते रह जाना, कोई सुनेगा नहीं। मुझे एक वेक्टर ये है ए और एक वेक्टर ये है बी, इन दोनों को जोड़ना है। तो सबसे पहले आप इन दोनों को ट्राइंगल के साइड्स पर रखो। सर मैं इसको ऐसे रख सकता हूं क्या? देखना, ठीक है। किसी ने कहा सर मैंने ये ट्राइंगल की साइड पे रख लिया। सर ये कौन सा ट्राइंगल है? ये देखो, ध्यान से देखना अभी। सारे बच्चे ध्यान से सुनना। सर ये एक ट्राइंगल बना रहे हैं दोनों मिलके। मैंने कहा हाँ। तो सर इस वाले वेक्टर को इस वाले वेक्टर के साथ जोड़ना था। मैंने कहा हाँ जोड़ना है। तो सर इन्होंने क्या बोला है? इफ टू वेक्टर्स विच आर टू बी एडेड, दोनों को जोड़ना है, केप्ट अलोंग द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन सच अ वे दैट हेड ऑफ वन वेक्टर कोइंसाइड विद टेल ऑफ अनदर वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, हल्के में मत ले लेना। आप इन दो वेक्टर्स को ट्राइंगल के साइड में रखो इस तरीके से कि एक का हेड दूसरे के टेल के साथ मैच करे। ये दोनों का हेड मैच हो रहा है, तो आप ऐसे ना रख के इसको ऐसे रखेंगे। ध्यान से देखना, ये हुआ एक का हेड दूसरे का टेल। क्लियर? ये हुआ एक का हेड दूसरे का टेल। तो अगर मेरे को इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ना है, एक ये वाला वेक्टर है और एक ये वाला वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर्स को अगर मेरे को जोड़ना है तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर जरा पता देखना कौन है इनका रिजल्टेंट वेक्टर। इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये वाला। दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब इन दोनों का जोड़। सारे बच्चे इसको बनाना, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। सर रिजल्टेंट वेक्टर मतलब ये एक ऐसा वेक्टर होगा जो इन दोनों के समेशन से आएगा। दो क्लासेस लगेंगी कम से कम, आज की अभी ये वाली जो क्लास चल रही है ये, और अगली क्लास और, इसकी सिर्फ थ्योरी को डिटेल में बताने के लिए, ठीक है। फिर जाएंगे हम लोग क्वेश्चंस पर, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं तमीज से पढ़ाऊं और आप तमीज से सुनिए। समझ रहे हो? मेरे को इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ना है, तो आप कैसे रखोगे ट्राइंगल में? सर किसी बच्चे को ये रहे कि सर हमारे पास ट्राइंगल बनाना था ना, तो मैंने एक उल्टा जो करके बनाया था, आप ऐसे रख लेते। सर ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा। नहीं, ये स्टेटमेंट कहा ही नहीं, ठीक है। ये स्टेटमेंट वाई का, अभी रुक जा भाई, अभी रुक जा, पहले स्टेटमेंट ने जो बोला वो समझ। ऐसे नहीं कहा एक का हेड दूसरे का टेल। किसी ने बोला कि सर एक का हेड है दूसरे का टेल है ना, तो क्या आप इसको ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, तो भी बात वही है? बिल्कुल बात वही है। एक का हेड दूसरे का टेल, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। ये एग्जैक्टली उसके बराबर होगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। पहले तो ये समझो, सारे बच्चे जरा बताना, अगर इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल की बात करूं तो कौन सा एंगल होगा? बाहर वाला, अंदर वाला? सोच के बताइए, ध्यान से सुनना। पहले थ्योरेटिकली भी चलेगा, कंसेप्चुअली भी चलेगा, फिर प्योर कंसेप्ट चलेगा। इन ए और बी के बीच का एंगल अगर मैं कह रहा हूं थीटा है, ठीक है। इफ एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, सारे बच्चे बताना कौन सा एंगल होना चाहिए, अंदर वाला या बाहर वाला? चलो थैंक गॉड। एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स इज द एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन। बेटा ये वाला वेक्टर था, इसका इधर अगर तुम देखो तो ये है इन दोनों के बीच का एंगल। क्लियर? जबरदस्ती के डाउट मत बनाना, मैं आपको सारी चीजें सिमुलेशन से दिखाऊंगा, सारी चीजें, ठीक है। बट अभी के लिए जो मैं बता रहा हूं वो समझना। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। दो वेक्टर्स को जोड़ने के लिए एंगल बहुत मैटर है कि इनके बीच का एंगल क्या है। अब मेरे को इन दोनों को जोड़ना है, समझना। इफ वी कैन फाइंड, इन्होंने तो यही बोला ना, ध्यान से सुनना, द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है शोन बाय द सिंगल वेक्टर फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल। ये आपका इनिशियल पॉइंट था बेटा, ये आपका फाइनल पॉइंट था। अगर आप एक
सिंगल वेक्टर बनाते हो यहां से लेके यहां तक, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है। क्लियर? अगर हमारा टारगेट है कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर का कोई बोले कि भाई मैग्नीट्यूड कितना होगा, हमें ये चाहिए, तो मैंने कहा यार रिजल्टेंट वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो लेंथ ऑफ एरो निकाल दो। हाँ या ना? सीधी सी बात, अगर मैं इस एरो का लेंथ निकाल पाया तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे मिल जाएगा। बेटा इधर उधर की बात बिल्कुल मत करना, तुम बिलीव नहीं करोगे तुम कितनी बड़ी चीज मिस कर रहे हो। तो मैंने कहा कि इसको करा जा सकता था यार, देखना इसको करा जा सकता था। कैसे? मैंने यही सेम डायग्राम यहां पे लिया, आप उसी में कर लेना बेटा, क्योंकि यहां पे रोंदड़ू बच्चे ज्यादा हैं तो वो तंग ना करें इसीलिए। ठीक है, जरा ये देखना, मुझे रिजल्टेंट इनका चाहिए, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मुझे इसका लेंथ चाहिए, तो मैंने कहा यार अभी हम लोगों ने ना रेजोल्यूशन पढ़ा, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि ये वाला लेंथ हमारे पास कितना होगा, दैट इज बी कॉस थीटा होगा, क्योंकि ये बी वेक्टर का कॉस थीटा आएगा और ये आएगा बी साइन थीटा। सारे बच्चे इस बात पे दिल बनाइए, सारे बच्चे इस बात पर दिल बनाइए कि मैंने इस बी वेक्टर को रिजॉल्व कर लिया। क्यों कर लिया अभी आपको दिखेगा। अगर मैं इस बी वेक्टर को यहां से तोड़ दूं, हटा दूं, रेजोल्यूशन मतलब तो तोड़ना ही होता है, अगर मैं इस बी वेक्टर को यहां से हटा दूं तो मैंने उसकी जगह पर यहां पे ले लिया है बी कॉस थीटा, ये हो गया है बी साइन थीटा। क्या आपको अब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये वाला लेंथ ए तो था ही, ये वाला लेंथ हो गया ए प्लस बी कॉस थीटा और ये वाला लेंथ है बी साइन थीटा। ध्यान से देखना, तो मुझे तो ये वाला एरो चाहिए था सर, तो मैंने कहा यार एक तो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, मुझे अगर ये चाहिए रिजल्टेंट वैल्यू का वैल्यू कितना है, अगर ये चाहिए तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। क्लियर? जैसी तुमने कहा कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है अगर मैं उसको आर से लिख रहा हूं तो पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या बनेगा, ये बनेगा ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाई, जरा देखना आर इज इक्वल टू अंडर रूट में, ये आप ओपन करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा और यहां पर आ जाएगा बेटा आपका बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को अगर आप क्लब करें तो जरा देखना आपको कैसा मिलेगा। तो आर की वैल्यू मिलेगी अंडर रूट में बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सारे बच्चे पहले इसको फील करिए, हाँ या ना? सारे बच्चे पहले इसको फील करिए। सर ये क्या निकाला है, देसी भाषा में बोले रिजल्टेंट की वैल्यू या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, ये का मैग्नीट्यूड वैल्यू कितनी होगी वो इस फॉर्मूले से मिलेगी, ये निकाला है। सर एक वेक्टर की तो डायरेक्शन भी होती है, मैंने कहा हाँ होती है। तो इस ट्राइंगल में ये आपको डेरिवेशन स्कूल में आती है, इस वेक्टर की डायरेक्शन मान लो ये है एक्स एक्सिस से अल्फा, तो ये भी आपका रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, ये है अल्फा और ये रहा अल्फा, तो आप tan अल्फा इस ट्राइंगल में लगाएंगे। ठीक है, सारे बच्चे जरा ये देखना, आप tan अल्फा लगाते तो आप कहते परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ध्यान से देखिए tan अल्फा ये आएगा बेटा b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। तो अल्फा जो इस वेक्टर, जिस वेक्टर ने एंगल बनाया होगा दैट इज b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। पहले इतना लिख लीजिए, मुझे पता आपको बहुत सारे डाउट आए होंगे, पहले इसको लिख लीजिए। बेटा आपको मेरी टोन से पता लग रहा है आई एम सीरियस, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने आपको पहले ही बताया
फिजिक्स का शायद ही कोई एक ऐसा चैप्टर होगा जहां पर वेक्टर ना हो, शायद। ठीक है, और कोई टीचर चाहे तो वेक्टर हर चैप्टर में डाल सकता है। तो विदाउट दिस चैप्टर आप अपनी फिजिक्स नहीं कर सकते, ना मात्र होगी आपकी। थ्योरी आपको आती होगी, डेफिनेशंस आपको आते होंगे, फॉर्मुलेज आपको आते होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आपको फिजिक्स नहीं आती होगी। तो विदाउट वेक्टर्स ये नहीं होगा। अब मैं इसको समझाना स्टार्ट करता हूं। ये तो डेरिवेशन से आया ना, ठीक है, डेरिवेशन से आया। सर ये बताना क्या चाह रहा है मेरे को, ठीक है। अब बात होती है एनालिसिस स्टार्ट होगी। ये फॉर्मूला याद करना है, बिल्कुल याद करना है। सर एंगल आपने क्यों निकाला? ये हमारे लिए डायरेक्शन है बेटा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अब एक बच्चा बोलेगा सर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट में तो हम लोग आई कैप, जे कैप, के कैप में चलते थे। हाँ या ना? सर जब भी आपने डायरेक्शन बोला या यूनिट वेक्टर बोला उसमें तो आई कैप, जे कैप, के कैप होता था। आप यहां tan अल्फा क्यों निकाल रहे हो? मैंने कहा यार अगर मेरे पास एक वेक्टर 10 न्यूटन का लगा है और मैंने कहा 30 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डिफाइन हो गई। ध्यान से सुनना मेरे वर्ड को। मैंने कहा भाई तू 10 न्यूटन का फोर्स लगा, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, विदाउट डायरेक्शन ये कभी भी तू कंप्लीट समझ ही नहीं पाएगा। तू बोलेगा मेरे को सर 10 न्यूटन तो लगा दूं, लगाऊं कैसे? मैंने कहा एक्स एक्सिस से 30 डिग्री 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 10 न्यूटन लगा दे, तो डायरेक्शन भी स्पेसिफाइड है और मैग्नीट्यूड भी स्पेसिफाइड है, तो ये वेक्टर कंप्लीटली डिफाइंड है। ठीक है, हाँ आई कैप, जे कैप, के कैप में भी निकलवाऊंगा आगे, तो ये कोई गलत बात नहीं है कि डायरेक्शन नहीं है। सर डायरेक्शन तो हमेशा आई कैप, जे कैप, के कैप में होती है, ऐसा नहीं है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में अगर तुम जाओ तो आई कैप, जे कैप, के कैप में भी लिख सकते हो और 30 डिग्री 45 डिग्री इसमें भी लिख सकते हो। अभी मैं आगे चल के सारी चीजें प्रूफ कर दूंगा। क्लियर? अब जरा समझना। अब इसको ना आप समरी बोलिए, एनालिसिस बोलिए, जो बोलना है बोलिए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। बात ये लेकिन आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए। मैंने आपको क्या बोला कि अगर एक वेक्टर ए है, इसको दूसरे वेक्टर के साथ जोड़ना है। मेरे इस वर्ड्स को सबको सुनना है। एक वेक्टर ए है, इसके साथ मुझे दूसरा एक वेक्टर जोड़ना है, तो मैं उसको इस तरीके से रखूंगा कि एक का हेड दूसरे के टेल के साथ मैच हो। हाँ नींद आ रही है गाइस? अब जरा देखो, ठीक है, ऐसे आपको इतने सारे सवाल मिलेंगे। अगर आप ट्राइंगल नहीं, जो मैं वर्ड बोल रहा हूं ना, अगर आपने नहीं पकड़े, लिटरली बता रहा हूं मौत आ जाएगी। सवाल में ट्राइंगल में खोते चले जाओगे। ठीक है, तुम्हें शायद लगता है कई बार कि सर ऐसे ही स्टेटमेंट बोल दिया होगा, ठीक है इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना नहीं है बेटा, सवाल बन रहे हैं उस पर। दो वेक्टर्स को इस तरीके से रखोगे, एक का हेड दूसरे का टेल रहे, इन दोनों के बीच का एंगल आपका थीटा यहां क्यों शो किया है? बिकॉज एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें क्या कहता है? अगर दो वेक्टर्स को जोड़ना है तो आप ट्राइंगल के ध्यान से सुनना, दो साइड्स के अलोंग रखिए। इन दोनों का रिजल्टेंट ये नहीं है। इनिशियल पॉइंट आपका ये है, फाइनल पॉइंट आपका ये है। कुछ बच्चे ऐसे बना देते हैं, सर ये रहा रिजल्टेंट। नहीं भाई, कहीं पर भी स्टेटमेंट में ये नहीं है। स्टेटमेंट है when two vectors are kept along the two adjacent sides of the triangle in such a way that head of one vector is aligned with coincide with tail of another vector, then resultant of these two vector, इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है बेटा, जो रिजल्टेंट है वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की डायरेक्शन में होता है। ये है इन दोनों का रिजल्टेंट, ये है रिजल्टेंट। ध्यान सुनना, अब आएगी कई बच्चों को मौत इसको देखने के बाद। ध्यान से सुनना, ये है आपका रिजल्टेंट वेक्टर। जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, पूरा वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर ए और बी का एडिशन, जोड़, ये दोनों का जोड़ है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जब मैं मॉड ऑफ आर बात कर रहा हूं या आर की बात कर रहा हूं, ये उसकी सिर्फ वैल्यू है कि ये वैल्यू कितनी होगी। वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा।
और हमारे पास डायरेक्शन की अगर आप बात करें तो आप अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, सर फॉर्मूला याद होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। अब जरा ये चीज समझना, अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री है, क्या आप समझ पा रहे हैं एंगल 0 डिग्री मतलब? हाँ या ना? दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री है। आपने एक वेक्टर ऐसे लगाया है 4 न्यूटन और एक वेक्टर ऐसे लगाया है 3 न्यूटन। अब इनका एडिशन बताओ। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री मतलब समझ रहे हो, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। अब इनका रिजल्टेंट बताओ। आप सभी लोगों के दिमाग में चलेगा सर रिजल्टेंट होगा जो ये, इसको मैं ए वेक्टर कह देता हूं, इसको मैं बी वेक्टर। ध्यान से सुनना, तो मैंने कहा रिजल्टेंट बताओ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का। तो आप कहोगे सर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बतानी होंगी। मैंने कहा, तो आप कहेंगे सर मैग्नीट्यूड इसका 7 होगा। मैंने कहा कैसे निकाला? सर ये तो पता ही है, दोनों सेम डायरेक्शन में जुड़ जाएंगे। मैंने कहा अच्छा, फॉर्मूला जरा देखना। कोई कहता रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए तो अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 0। यस, तो आप यहां पे कहेंगे रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट में यह आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस कॉस 0 इज 1, 4 2 जा 8, 8 3 24, यह आएगा हमारे पास रूट ऑफ 49 दैट इज 7। यस, इसके जनरल टर्म्स भी लिखूंगा, पहले ये समझना जो अभी तक आपके आंखों के सामने हो रहा था। अगर मैंने आपको बोला कि इस डब्बे पर एक 4 न्यूटन इधर लग रहा है और 3 न्यूटन इधर लग रहा है, अब आप इन दोनों फोर्सेस का, यही है आपके लिए ए वेक्टर, यही है आपके लिए बी वेक्टर, जरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू बता दो। सारे बच्चे जरा देखना, ये इन दोनों को जोड़ना है। वर्ड सुनना और रिप्रेजेंटेशन को ध्यान देना। मैं अगर आपको देखूं, दिस इज द मैग्नीट्यूड बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ ए एंड बी। इसको किताब में अगर ऐसे लिख देते ना तो बच्चे मौत में आ जाते हैं। ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ा है, उसका वैल्यू क्या होगा? 7, 1 न्यूटन आएगा। सर मैंने कहा इन दोनों को जोड़ो, तो तुम अपना फॉर्मूला लगाओगे। सर 3 का 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3, इनके बीच का एंगल बताइए सारे बच्चे, इन दोनों के बीच का एंगल बताइए सारे बच्चे। सर ये वाला वेक्टर इधर है, ये वाला वेक्टर इधर है, 180 डिग्री इन दोनों के बीच का एंगल है, cos 180, cos 180 इज -1। ठीक है, तो अब वैल्यू नहीं निकालनी आती, बेसिक मैथ सब सिखा रखा है बेटा। हमारे पास 16 प्लस 9 माइनस हमारे पास 24, तो 25 माइनस 24 1। समझना सर ये तो कम हो गया, आप तो जोड़ने के लिए कह रहे थे। बेटा वेक्टर को जब आप जोड़ते हैं एंगल देखकर जोड़ते हैं। मैंने इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ा ही है, मैंने आपको 3 वेक्टर और 4 वेक्टर को जोड़ने के लिए ही बोला है। स्टेटमेंट समझना, 7 नहीं आएगा। जब इन दोनों को आपने जोड़ा इसकी वैल्यू 1 आई, क्यों? बिकॉज थीटा वॉज 180 डिग्री। इधर जरा ध्यान सुनना, मैंने कहा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ के रिजल्टेंट बताओ। ये क्या बता रहा है? इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ने का तरीका वेक्टर लॉस ऑफ एडिशन से ही लगाओगे। मैं इसको ऐसे लिख दूं कि भैया 3 वेक्टर प्लस 4 वेक्टर जोड़ दो, तो ये नहीं 7 लिख दिया। मैंने यहां पर कहीं नहीं बोला कि इसका मैग्नीट्यूड 7 होगा, इसका मतलब समझो। ये मैंने कहा इन दोनों को जोड़ो, तो जोड़ते समय एंगल देखोगे, इधर एंगल 0 है, तो अब आप कहोगे सर इन दोनों वेक्टर्स के एडिशन
का जो मैग्नीट्यूड, ये क्या है, इन दोनों को जोड़ा और इसका मैग्नीट्यूड 7 होगा। क्लियर? हाँ या ना? यस। यहां पर भी 3+4 कर रहा हूं, यहां पर भी 3+4 कर रहा हूं मेरे एंटरपंटर। सर यहां पर तो आंसर 7 आ रहा है, यहां आंसर 1 आ रहा है, बिकॉज एंगल देख के जुड़ते हैं ऐसी क्वांटिटीज जिनको जोड़ते समय आप एंगल देख के जोड़ोगे, उनको आप कहते हैं वेक्टर। मैंने जोड़ा यहां पर भी है, मैंने जोड़ा यहां पर भी है, लेकिन एक में एंगल 0 डिग्री था तो रिजल्ट 7 हो गया, एक में एंगल 180 था तो रिजल्टेंट 1 हो गया। क्लियर? हाँ या ना? एंगल देख के जोड़ा जाता है भाई। क्लियर? अब जरा सारे बच्चे इसी चीज को, आपके पास तो स्पेस है, इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। इसी चीज को मान लीजिए, अब मैंने यही आपको 3 और 4 ऐसे दे दिए। अब बताओ, ये थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। सारे बच्चे यही है आपका ए वेक्टर, यही है आपका बी वेक्टर। अब मुझे सोच के बताओ, ठीक है? अब मुझे सोच के बताओ कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, सर आपको कैसे पता? मैंने कहा भाई देख, 3 वेक्टर ये रहा, दूसरे वेक्टर को उठा करके इधर लिया। रुको एक बार, बिल्कुल ऐसे फील आएगी। ये रहा सर हमारे पास वेक्टर। मैंने कहा इस वेक्टर को बिल्कुल उठा करके मैं यहां ले आता हूं। बताओ अब इनके बीच का एंगल कितना दिख रहा है? दिख रहा है 90 डिग्री। हाँ सर 90 डिग्री दिख रहा है। यस। तो मैंने कहा कि भाई रिजल्टेंट बताना है इन दोनों को जोड़कर। इसका मतलब समझिए, मैं कह रहा हूं 3 वेक्टर और 4 वेक्टर को जोड़ो। मैं ये नहीं कह रहा हूं 3+4 कर, दोनों वेक्टर को जोड़ो। मैंने इसीलिए यहां पे लिखा है ए और बी का जोड़ है, रिजल्टेंट की वैल्यू नहीं दे रहा है, जोड़ना है बस। तो मैंने कहा ठीक है जोड़ देंगे। तो वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी बेटा? आप यहां कहेंगे, इसी को ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए प्लस बी। इसको रीड कर लेना बेटा, ये बहुत जगह मिलेगा। सर इसका मतलब नहीं समझ आता है। अरे मैग्नीट्यूड है ये किसका? ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम, जो भी इनको जोड़ने के बाद जो भी आएगा उसका वैल्यू बता दे। इसको रीड ऐसे करते हैं। तो यही तुम्हारा आर है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसी को आप आर देखें तो अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 90। बेटा कॉस 90 होता है 0। 5। वही 4 न्यूटन, मेरी बात को गहराई से सोचना, वही 4 न्यूटन और 3 न्यूटन, वही 4 न्यूटन और 3 न्यूटन जब सेम डायरेक्शन में थे, मेरे वर्ड्स को पकड़ना, जब सेम डायरेक्शन में थे, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री थी, तो मैंने यहां पर अभी भी लिखा है 3 वेक्टर प्लस 4 वेक्टर, अभी भी लिखा है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी आई? 7। क्यों? क्योंकि यहां थीटा 0 था। जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे, मैंने अभी भी लिखा है 3 वेक्टर प्लस 4 वेक्टर। इसका मतलब क्या है? इन दोनों को जोड़िए। जब लेकिन मैं वेक्टर को जोड़ के रिजल्ट बताने की बात आएगी तो मैं एंगल देखूंगा। एंगल था 180 डिग्री, वैल्यू आई 1, बिकॉज एंगल वॉज दिस। मैंने यहां पर भी 3 वेक्टर और 4 वेक्टर को जोड़ा है बेटा, मैंने यहां पर भी 3 और 4 को जोड़ा है, लेकिन इसका रिजल्ट इस बार 5 क्यों आया? क्योंकि इस बार एंगल अलग है। सारे बच्चे हाँ या ना? तो क्या आप ये चीज समझ पा रहे हैं? ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सिर्फ जोड़ दो। इसका मतलब क्या है? कि उसका वैल्यू बताओ। तो वैल्यू बताने के लिए एंगल देखना पड़ेगा। क्लियर? हाँ या ना? यस। सर थीटा की वैल्यू ना पता हो? अच्छा एक बात बता, एक बॉडी पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन लगे, रिजल्टेंट बता दे। तू नहीं बता सकता जब तक वो तेरे को एंगल ना बताए। तो तू ऐसी बात कैसे कर रहा है कि सर एंगल ना पता? अबे एंगल नहीं पता तो हम जोड़ ही नहीं पाएंगे। मैंने कहा 4 को एक वैल्यू के साथ जोड़ दे, तो तू पूछेगा ना कौन सी वैल्यू है, पूछेगा ना। सर 4 को 2 के साथ जोड़ू, 4 को 3 के साथ जोड़ू, 4 को 10 के साथ जोड़ू, तो ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट दूंगा तो तेरा आंसर तो आना नहीं है। तो वेक्टर में बेटा जब तक एंगल नहीं होगा तब तक तू जवाब नहीं दे सकता। सारे बच्चे, तो जब भी मैं किसी दो वेक्टर, सारे बच्चे को ये बात समझ आ जानी चाहिए, इफ थीटा इज इक्वल टू 0,
तो रिजल्टेंट की जो मैग्नीट्यूड होती है, इस स्टेटमेंट कोई बच्चे नहीं पकड़ पाते यार। जो मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन आएगा वो दोनों के मैग्नीट्यूड्स, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का सम होता है। इसको रीड कर लोगे तो बेटा मैं बता रहा हूं फिजिक्स भयंकर लेवल हो जाएगी। जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है तो रिजल्टेंट जो भी उनका रिजल्ट आएगा उसका फाइनल वैल्यू कितना होगा, मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी। मैं ये मान के चल रहा हूं ए बड़ा है, बी बड़ा होगा तो बी माइनस ए कर लेंगे। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ रही है तो रिजल्टेंट की वैल्यू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आती है। क्लियर? ये वही तो कर रहे हैं हम। यस सारे बच्चे, हाँ या ना? क्लियर? अब जरा एक जेई मेंस का सवाल, इसके बाद मैं सिमुलेशन दिखाऊंगा, अब पढ़ाऊंगा नहीं, इतना आप बस सोच के आना है। जरा ये बताओ इस ट्राइंगल में, ये अभी क्या सवाल कह रहा है अभी छोड़ दो, इस ट्राइंगल में किसको जोड़ रहे हो, क्या आ रहा है? सारे बच्चे इन चारों में ढूंढ के बता दो। चलो जो बच्चे इधर उधर बकैती कर रहे थे, बस मुझे ये बता दो, ये ट्राइंगल दिख रहे हैं, किन दो को जोड़ रहे हो और कौन सी चीज आ रही है? जिसने स्टेटमेंट पकड़ा होगा ना वही बता पाएगा। चलो पहले वाले में, क्या आप ए में बी को जोड़ के सी ला रहे हो, क्या ए में सी को जोड़ के बी ला रहे हो, क्या बी में सी को जोड़ के ए ला रहे हो, क्या कर रहे हो? इसको जरा सारे बच्चे जरा बताएं। पहला वाला, बच्चे मैं बता रहा हूं आप लोगों को मौत आ जाएगी अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे, अभी पैरेललोग्राम भी आएगा इसी में। अब बच्चे क्या कहते हैं, सर ये तो ट्राइंगल बन गया, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा डायरेक्शन। ध्यान से देख, इसका हेड और टेल मैच हो रहा है। ए वेक्टर में तूने सी वेक्टर को जोड़ा, ये इनिशियल पॉइंट हुआ, ये फाइनल पॉइंट हुआ, है ना? तो एक्चुअली में बाय डेफिनेशन इन दोनों वेक्टर्स को तुमने हेड और टेल के साथ मैच करा है, तो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर एक्चुअली में बी वेक्टर है। ए प्लस सी बी आया। अब देख इसमें कोई तेरे को tan 30 की वैल्यू नहीं पूछी, कोई फॉर्मूला, स्टेटमेंट रीड करके गया ना तो एग्जाम में तमीज से तभी सवाल होगा। सर मेरे को तो फॉर्मूला याद नहीं होते, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है। अब डायग्राम से रिलेट कर जरा, इसमें देखो कौन किससे कनेक्टेड है। तुम देखो कि यार सर ये वाला वेक्टर और ये वाला हेड और टेल एक दूसरे के साथ मैच है, हाँ या ना? किसी को ये लगेगा सर ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर भी हेड और टेल मैच है, हाँ या ना? देखो यहां पर, अब देखो स्टेटमेंट को देखो, अगर आप नोटिस करें, सर ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर ये दोनों हेड और टेल से मैच हैं, तो सर रिजल्टेंट आता ये आता सी वेक्टर, रिजल्टेंट आता आपका ये, ठीक है? तो इसमें बच्चा क्या कहता, जरा ध्यान समझना, इसमें कहता सर ए प्लस बी, ए वेक्टर में बी वेक्टर को जोड़ो तो ये आता रिजल्टेंट। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, उल्टी डायरेक्शन दे रखी है सर। किस किस को ये समझ आ गया? एक्चुअली में तो ये आना चाहिए था रिजल्टेंट, है ना? रिजल्ट तो ये आना चाहिए। सी वेक्टर आपको यहां दे रखा है, कैसे? ऐसे। क्या आपको दिख रहा है ये सी वेक्टर है तो ये माइनस सी वेक्टर हुआ। किस किसने ये बात पकड़ी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक्चुअली में यहां माइनस सी वेक्टर दे रखा है। आगे चल के पॉलीगन से भी समझो, बहुत सारी चीजें रिलेट होती हैं। किस किस को ये बात समझ आई? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यहां पर ध्यान से देखना। आपका ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है और सी वेक्टर ये दे रखा है। सर आपने कैसे सोच लिया? मैंने कहा तेरे को भी सोचना चाहिए। जरा इस चीज को साइड कर, अगर ये सिर्फ होता ए प्लस बी तो तुम कहते सर ये है रिजल्टेंट, ठीक है? ये होता ए प्लस बी वेक्टर, एक्चुअली में ये आता आपका रिजल्टेंट। मैंने कहा ठीक है, मेरे को तो ये तो दे ही नहीं रखा है, मेरे को तो ये दे रखा है जो बिल्कुल इसका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो क्या मैं इस रिजल्टेंट को माइनस सी वेक्टर कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकते हो सर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो सर।
अब किसी को डाउट आए कि सर ये था ए वेक्टर, ये था बी वेक्टर और ये था सी वेक्टर सर, मैंने कहा सर ये भी तो हेड और टेल है, आप इसको क्यों कह रहे हो, मेरे को तो मन कर रहा है उधर से सॉल्व करने का, करना भाई, बी प्लस सी, कलम चला बस, बी प्लस सी अगर तेरा होता, ये बी वेक्टर अगर तू लेता, सर हेड और टेल तो इन दोनों का भी मैच कर रहा है, मैंने कहा कर ले। तो रिजल्टेंट जरा ध्यान से देख क्या बनता, सर ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, मैंने कहा तो सर वेक्टर ये बनता। मैंने कहा यार ये है तेरा रिजल्टेंट वेक्टर, ध्यान से देख, है ना, ये है तेरा रिजल्टेंट वेक्टर, लेकिन हमें तो ये दे रखा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, समझ रहा है। मैं अगर इसको यहां रख दूंगा तो तेरा सवाल बन जाएगा, तो क्या मैं कह सकता हूं एक्चुअली में ये बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एक्चुअली में माइनस ए वेक्टर के बराबर है, तो यहां पर तू ऐसे भी तो लिख सकता था, यस, तमीज से देखोगे सब चीजें दिखेंगी बेटा, ठीक है। आप a प्लस बी, ध्यान सुनना, आप कहो a प्लस बी, सर ये होना चाहिए था एक्चुअली में, लेकिन दे क्या रखा है सर, उल्टा दे रखा है, तो माइनस सी लिख ले। 4 न्यूटन और माइनस 4 न्यूटन में क्या डिफरेंस है भाई, 4 न्यूटन ये है, माइनस 4 न्यूटन ये है, डायरेक्शन का ही तो डिफरेंस है। ये माइनस कब लगाते थे, जब डायरेक्शन अपोजिट होती है। सर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक्चुअली में ये होता, मैंने कहा ये तो माइनस ऑफ सी है, चुपचाप लिख, आंसर आ गया। सर इसमें कैसे करें, मैंने कहा एक का हेड और दूसरे का टेल देख, ये और ये, इन्हीं का हेड और टेल दूसरे का मैच कर रहा है, इन दोनों की तो चोंच मैच कर रही है, दोनों की टेल मैच कर रही है, ये और ये, तो एक्चुअली में सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये इनिशियल पॉइंट है बेटा, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, तो यही वेक्टर इसी डायरेक्शन में है, तो इक्वल टू ए वेक्टर। क्लियर। जरा इसकी बात करें, सर इसमें कैसे मैच करेंगे, मैंने कहा देख एक ये वाला, इधर तो दोनों की टेल मैच हो रही है, सी और ए की तो टेल मैच हो रही है, तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। ए और बी और सी की, अबे इंक खत्म हो गई, अरे इंक खत्म हो गई, रुको डलवा दे, आ गई भैया, डलवा दिया, पैसा दे देना वापस, रीइंबर्समेंट। दोनों का हेड मैच हो रहा है, बिल्कुल नहीं सर, इन दोनों का हेड और टेल मैच हो रहा है, बिल्कुल। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर आप जोड़े, दोनों वेक्टर को अगर आप जोड़ें, तो इनिशियल से फाइनल वेक्टर जो है दैट इज सी वेक्टर। अब आपको यहां पर मैच देखो भाई, इतनी माइन्यूटली स्टेटमेंट को समझने के बाद ही आप कर पाते, तो अब आप इससे मैच कर लेंगे, ठीक है। ए प्लस सी इक्वल टू बी कहीं दे रखा है, ए प्लस बी इक्वल टू सी, नहीं, हाँ यही आ रहा है, तो ए का 1 हो जाएगा, ए इक्वल टू सी प्लस बी, ये वाला आ रहा है, तो इसका थर्ड हो जाएगा, ठीक है। बी इक्वल टू ए प्लस सी, बी इक्वल टू ए प्लस सी, ये कहां पर आ रहा है, और ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी, इसका तो ये आ रहा है सेकंड, बी इक्वल टू ए प्लस सी, कहां गड़बड़ हो गई है क्या, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी का, ए का 1 ये वाला है, बी का 4, बी प्लस सी इक्वल टू ए, यहां पर क्या बना दिया हम लोगों ने, ए प्लस बी इक्वल टू सी, ठीक तो बनाया, ये हो जाएगा ए इक्वल टू बी प्लस सी, ये बी का 4 तो मैच ही नहीं कर रहा है हमारे पास, हाँ, ए प्लस बी इक्वल टू सी, अच्छा इसका 4 है भाई, ये वाला कहां से आ गया, ये ए प्लस, अरे अभी बच्चों को सिखा रहे, गलती होती है, गलती हम करके भी दिखा रहे, हाँ यही दिखाना चाह रहा था मैं, गलती करने से बच्चा सीखता है, ए प्लस बी इक्वल टू सी, ए प्लस बी इक्वल टू सी, तो इसका 4th आएगा, ठीक है। ये है ए इक्वल टू बी प्लस सी, ये वाला, इसका थर्ड आएगा, इसका फर्स्ट ही बचा होगा, देख लेते हैं, बी इक्वल टू ए प्लस सी, ये सही हुआ, कौन सा है, 4 3 1 2,
हाँ, सेकंड ऑप्शन आंसर देखे। पूरा एंड टू एंड आपकी मदद करते हैं हम, गलती भी करके दिखाते हैं ना जी, तभी तो हमारा बच्चा सीखेगा ना। अब थोड़ा सा सिमुलेशन से आपको मैं चीजें दिखा देता हूं। अब जिसको जाना है जा सकता है, कोई घबराने वाली बात नहीं, ठीक है। आ गया, जिसको जाना है जा सकता, बिल्कुल मस्त होके, ठीक है। ये इतना छोटा सा क्यों आ रहा है, चलो कोई नहीं। हाँ चलो जरा ध्यान से देखना। जैसे मान लो ये हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है, ये हमारे पास एक वेक्टर है, तो मैंने क्या बोला था, वेक्टर का जो ये होता है ये मैग्नीट्यूड है और इसी में डायरेक्शन है। अब जरा देखो इसके कंपोनेंट्स, मतलब आप इसको ब्रेक कर दीजिए। सारे बच्चे जरा देखना, इस वेक्टर को जब आप ऐसे और ऐसे ब्रेक करते हैं, इस वेक्टर को जब आप ऐसे और ऐसे ब्रेक करते हैं, इसी को रेजोल्यूशन कहते हैं। अगर मैं ध्यान से देखो कि यहां पर अगर वेक्टर होता तो आप ऐसे और ऐसे ब्रेक करते, ये आपका एक्स कंपोनेंट, ये आपका वाई कंपोनेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे, सारे बच्चे जरा यहां पर देखना, हाँ इस वेक्टर को इधर ले आते, सेकंड क्वाड्रेंट में जब आप जाओगे तब आपको यहां पर क्या दिखाई देगा कि इसका एक्स कंपोनेंट नेगेटिव है, वाई कंपोनेंट पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे, जरा देखना हमारे पास एक्स कंपोनेंट नेगेटिव आ रहा है, वाई कंपोनेंट भी नेगेटिव आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब जाओगे तो एक्स कोऑर्डिनेट, अरे हाँ ये रहा, एक्स क्वाड्रेंट, एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव आ रहा है, वाई कंपोनेंट नेगेटिव आ रहा है। क्लियर? यस। अच्छा एक बात बताओ, जब भी दो वेक्टर्स को जोड़ते थे हेड और टेल के साथ जोड़ते थे, हाँ या ना? अरे बोलिए। यस, हाँ या ना? हेड और टेल के साथ जोड़ते थे। मान लो मेरे पास ये दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर ये रहा और एक वेक्टर ये रहा, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? ये कौन सा सम आ गया, हट, ये वाला होगा। ये किसका सम दे रहा है, ये इसका ही वैल्यू क्यों दे रहा है? एक मिनट रुकना, इसमें बनावे, ये हमारे पास, हट, ये हमारे पास एक वेक्टर है, इसका एक्स क्वाड्रेंट यहां पे ले लेते हैं, देखिए एक्स में है कुछ वाई में है जी, यही वाला चीज सारे बच्चे जरा देखिएगा, यही वाला आपका एक्स और वाई, इसको अगर हम ऐसे कर दें, ठीक है, तो यही आपका एक्स में चला गया, यही आपका वाई में चला गया, ठीक है। आइए दूसरा वेक्टर ले लेते हैं, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में कोई अजीब सा एंगल है, यस, इन दोनों का जरा रिजल्टेंट देखो, ये, हाँ या ना? सारे बच्चे दिल बनाइए इस बात को, अरे बोलिए, क्या आपको ये बात समझ आई कि दो वेक्टर्स, एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये है, इन दोनों को हमें जोड़ना है? अरे बोलो यार, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों का सम हमारे पास ये है, हाँ या ना? देख रहे हो, when two vectors are kept along the sides of the triangle in such a way that head of one vector is aligned with या coincide with tail of another vector, आप इस वेक्टर को रिजल्टेंट ऑफ these two vectors is shown by this। और ये आ क्यों रहा है, जरा इसको फील करना, इसको जरा आप फील करना बेटा, सम को हटाता हूं, जरा देखना, इस वाले वेक्टर का एक एक्स होगा और एक वाई होगा, इस वाले वेक्टर का भी एक एक्स होगा एक वाई होगा, इसको ऐसे देखोगे तो और मजा आएगा, ठीक है। देखो इस वाले वेक्टर का एक एक्स है और एक वाई है, इसका भी एक्स है और एक वाई है, तो जो भी आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ध्यान से देखना, फील इट, जो भी आपका रिजल्टेंट वेक्टर है उसका भी एक्स, इसका, इन दोनों के एक्स का समेशन, इन दोनों के वाई का समेशन से आया, एक्स को अलग से ज्वाइन कर दो, वाई को अलग से ज्वाइन कर दो, पाइथागोरस थ्योरम लगाते तो यही तो मिलता, हाँ या ना? ये ही तो इन दोनों का रिजल्टेंट है। अगर आपको मैं बोलूं भाई ये वाली लेंथ निकालनी है तो ज्योमेट्री क्या लगाते, सर ये है
और ये वाला लेंथ, दोनों को इनको ज्वाइन करके एक x बना लो, इन दोनों को ज्वाइन करके एक y बना लो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। मैंने कहा ये तो वही है, ये तो वही है। अब जरा देखना, मैंने कहा दोनों का, देखना बेटा मजेदार चीज आएगा। हाँ, यही चीज हम पढ़े थे, व्हेन टू वेक्टर्स आर केप्ट, अरे when two vectors are kept along the sides of the triangle in such a way that head of one vector is aligned with the tail of another vector, then resultant of these two vectors is shown by a single vector from initial point to final point। बेटा इतनी अंग्रेजी आती नहीं है, हमें रटी हुई है, ठीक है। अगर आपका यहां पर एंगल 0 हुआ तो दोनों सेम डायरेक्शन में थे, रिजल्टेंट वेक्टर आप ध्यान से देखिए दोनों का सम आएगा, ठीक है। अब जैसे ही आपका ये वाला 90 डिग्री हो गया तो देख रहे हो रिजल्टेंट वेक्टर आपका पाइथागोरस थ्योरम से आ रहा था। जैसे ही ये वाला वेक्टर आपका अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो रिजल्टेंट ये बचा ए माइनस बी। क्या आपको ये बात समझ आई? जैसे जैसे इनके बीच का एंगल चेंज होगा तो रिजल्टेंट की वैल्यू चेंज हो रही है। सारे बच्चे लास्ट स्टेटमेंट पर दिल बना दो बस। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये हमेशा ए प्लस बी वेक्टर ही है। अगर मान लो ये 3 है, ये 4 है, ये हमेशा 3 वेक्टर प्लस 4 वेक्टर ही है, एडिशन ही है। लेकिन जब एंगल 0 था तो 7 हो गया, जब एंगल 90 था तो 5 हो गया, जब एंगल हमारे पास 180 था तो 1 हो गया। जैसे जैसे एंगल चेंज होगा, ये डार्क ब्लू वाले का अगर आप ध्यान से देखें, जैसे जैसे इन दोनों के बीच का एंगल चेंज होगा इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। बेटा फील कर लो वेक्टर को, इसकी मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी हो सकती है। इन दोनों वेक्टर्स का मैक्सिमम समेशन कब होगा? ये, और मिनिमम समेशन कब होगा? ये। अगर कोई बोल देना भैया 3 न्यूटन और 4 न्यूटन को जोड़ दो, तुम कहो नहीं जोड़ सकते भैया, ऐसे एंगल बता। मैक्सिमम वैल्यू 7 हो सकती है जब दोनों 7 डायरेक्शन में होंगे, मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है जब दोनों अपोजिट होंगे। दोनों को जोड़ ही रहा हूं। ये 7 न्यूटन, सारे बच्चे अगली क्लास में स्टेटमेंट आएगा, ये 7 न्यूटन से लेते 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 सारी वैल्यूज ले लेगा अप टू 1 न्यूटन। मैक्सिमम 7, मिनिमम 1, डिपेंडिंग ऑन दी एंगल। 0 डिग्री रखोगे तो 7, 180 डिग्री रखोगे तो मिनिमम वैल्यू a माइनस बी या 1 की होगी। क्लियर है क्या? हाँ या ना? तो अगली क्लास में भाई मजा आने वाला है, ठीक है। वेक्टर्स को हम लोग टाइम देके पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। वेक्टर्स को हम लोग टाइम देके पढ़ेंगे, लेकिन मजा आएगा, गारंटी है, ठीक है। क्लियर? डीपीपी 1 आप ट्राई करेंगे, डीपीपी 2 ट्राई मत करना, क्योंकि हम लोग स्लो चल रहे हैं। डीपीपी मैं आपको लेक्चर प्लानर के हिसाब से दे रहा हूं, तो डीपीपी 1 ट्राई करेंगे आप। क्लियर? ओके निखिल सर, ओहो नहीं आए, चलिए बेटा, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।